वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस के यूनिट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी जो यूनिट है उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपका पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ कि आपका ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर हमारी 4 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, सेकेंड यूनिट है हमारी इकोसिस्टम। और एक और बात फ्रेंड्स, मैंने आपका जो सिलेबस है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मैंने ये आपको ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम वाला सिलेबस देख सकते हैं। एंड थर्ड यूनिट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ जो यूनिट है हमारी उसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे सिलेबस के नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में रेडी है हमारे पास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से नोट्स को ले सकते हैं, वरना आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय खतरे यानी कि न्यूक्लियर हैजर्ड्स, ये जो वर्ड है ना नाभिकीय, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर, और मानव स्वास्थ्य जोखिम। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इसके अंदर हम सब कुछ न्यूक्लियर यानी कि ये जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ये सब किनके मतलब इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग की क्या है, नाभिकीय विस्फोट। तो देखो नाभिकीय जो ये वर्ड है मैंने आपको अभी बताया, इसका मतलब है न्यूक्लियर, ठीक है, और विस्फोट का मतलब होता है ब्लास्ट। तो नाभिकीय विस्फोट मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट। तो आप ये न्यूक्लियर वर्ड से समझते क्या है फ्रेंड्स? तो जैसे कि देखो आपको पता है हमारा जो देश है, हर देश के अंदर उसकी न्यूक्लियर पावर जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। न्यूक्लियर पावर मतलब एटम बम वगैरह, तो है ना, आपको पता है हर देश के पास कुछ ना कुछ एटम बम्स होते ही हैं, जैसे हमारी इंडिया के पास भी है। तो बस उसी को ही न्यूक्लियर पावर कह देते हैं। तो ये न्यूक्लियर जो वर्ड है मतलब इसके मतलब कुछ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा, नाभिकीय विस्फोट अत्यधिक रोशनी और गर्मी, नुकसानदायक तरंगे और दूर दूर तक फैलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ का एक विस्फोट है। तो देखो जो हमारा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, देखो अभी आपको न्यूज़ में सुनने में भी आया होगा फ्रेंड्स कि 2 देश हैं जिनके बीच में अभी हाल ही में युद्ध छिड़ गया था। जो भी देश हो उन दोनों के बीच में भी आपको पता है कितनी बड़ी मतलब लड़ाई हुई थी। एक हफ्ते तक 11-12 दिन तक उनकी लड़ाई चली थी और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे जो है रॉकेट्स वगैरह छोड़े थे। उन्होंने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया था बट फिर भी रॉकेट्स वगैरह छोड़े थे। तो अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जब भी वो जो रॉकेट्स वगैरह थे वो जब उनका विस्फोट हो रहा था यानी कि वो जब फट रहे थे तो कितनी सारी रोशनी जो थी यानी बहुत सारी बड़ी मात्रा में रोशनी उत्पन्न होती है और गर्मी निकलती है, और नुकसानदायक तरंगे जो होती हैं वो भी उनके फटने से निकलती हैं, और दूर दूर तक फैलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। तो देखो नाभिकीय विस्फोट एक ऐसा विस्फोट होता है जिसके अंदर बहुत सारी रोशनी निकले, बहुत सारी गर्मी निकले और दूर दूर तक फैलने वाली रेडियोधर्मी पदार्थ निकले। तो एक ऐसे विस्फोट को नाभिकीय विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विस्फोट यानी न्यूक्लियर ब्लास्ट। तो नाभिकीय विस्फोट को परमाणु विस्फोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम ब्लास्ट भी कहते हैं। जो परमाणु होता है इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट को ही एटम ब्लास्ट भी कहते हैं यानी कि परमाणु विस्फोट भी कहते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है नाभिकीय विस्फोट आसपास कई मीलों तक की हवा, पानी और ज़मीन को दूषित कर सकता है। तो ये जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, अगर देखो किसी जगह पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है तो आप कहीं भी अगर रहते हैं तो आपके आसपास के बहुत दूर तक यानी कई मीलों तक की जो हवा है, वहाँ का पानी है और वहाँ की जो ज़मीन है, ये न्यूक्लियर ब्लास्ट उसको दूषित कर देता है यानी कि प्रदूषित कर देता है। रेडियोधर्मी पदार्थ, देखो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोधर्मी पदार्थ। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? देखो इनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियोधर्मी का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एंड पदार्थ होता है सब्सटेंसेस। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद ऊर्जा निकालते हैं यानी इनसे ऊर्जा निकलती है
और इन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। देखो, रेडियोधर्मी का मतलब हुआ रेडियो एक्टिव। रेडियो का मतलब यहाँ पे है रेडिएशन से, एंड एक्टिव का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो हर टाइम एक्टिव रहता है, जो हर टाइम अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, तो इसलिए इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल दिया गया है। तो इनसे विकिरण यानी कि रेडिएशन निकलती है, यानी कि तरंगे निकलती हैं। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से ऊर्जा निकालते हैं, और वो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स हैं थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोरियम। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जो भी ये एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बनाए जाते हैं, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोरियम से ही बनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं पहली बात तो, और दूसरा इनकी एक छोटी सी अमाउंट भी एक बहुत बड़ा धमाका करने के लिए काफ़ी होती है। और आपको पता भी होगा ये इतनी ज़्यादा रेडिएशन निकालते हैं, ये जो तीनों सब्सटेंसेस है, पदार्थ हैं, ये इतनी ज़्यादा इनसे रेडिएशन निकलती है, इतनी ज़्यादा तरंगें निकलती है कि हम इन्हें खुली हवा के अंदर नहीं छोड़ सकते, और ये हमें खुली हवा के अंदर मिलते भी नहीं हैं। ये हमें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में खोदने पर मिलते हैं, और इन्हें जब हमें स्टोर करना होता है, यानी कि जब इनसे कुछ काम करना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा संभल के करना होता है। हम डायरेक्ट इन्हें अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल वर्क करना पड़ता है इनके साथ। ओके, रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलने वाली जो ये रेडिएशन होती है, इनसे होने वाला प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय प्रदूषण, यानी कि न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो नाभिकीय प्रदूषण जो होता है, इसमें उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन है। तो यानी नाभिकीय प्रदूषण के अंदर ऐसे कणों का वो मतलब ऐसे कण निकलते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, या फिर इसी को आप बोल लो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकालते हैं। तो एक ही बात हुई, या तो आप कह सकते हो नाभिकीय प्रदूषण के अंदर उच्च ऊर्जा के कण निकलते हैं या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है इजेक्शन, यानी कि निकलना, तो जिससे हवा, पानी या भूमि, मानव या फिर प्राकृतिक जीव जंतु प्रभावित हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर पोल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हर किसी के लिए। आपको फ्रेंड्स एक बात पता होगी, एक इवेंट है, मतलब कि एक ऐसी घटना है हमारे इतिहास की जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हिरोशिमा नागासाकी। आपको पता होगा जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम बरसाए थे, यानी एटम बम गिराए थे, तो उसका जो इफेक्ट है वो आज तक देखा जाता है। तो वो एक न्यूक्लियर पोल्यूशन का आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। आप क्या देखते हैं, वहाँ पे कितने सालों पहले बम गिराए गए थे, और आज के टाइम पे भी वहाँ पे इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट दिखाई देता है। जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे आज के टाइम पे भी वो हर पूरे तरीके से अच्छे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई कमी होती है वहाँ पे। मतलब बच्चों को पहले से ही कैंसर वगैरह जैसी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, वो उनको जन्म से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस रेडिएशन का जो प्रभाव है वो आज तक है वहाँ पे। तो वो एक न्यूक्लियर पोल्यूशन का एक आपके लिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेडियोधर्मी कचरा, यानी कि वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये मुख्यतः नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे कि नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है। तो अब ये जो वेस्ट है ये कैसे बनता है? ये मैक्सिमम यानी मेनली मुख्यतः जो बनता है ये न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान बनता है। अब न्यूक्लियर प्रोसेस यानी कि नाभिकीय प्रक्रियाएं, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती है। तो दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये जो नाभिकीय प्रक्रियाएं होती है, पहली होती है नाभिकीय विखंडन, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, एंड दूसरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, इसके अंदर है फिजन एंड वो होती है फ्यूजन, ठीक है। तो ये दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन कौन सी प्रक्रिया है? तो देखो क्या होता है, विखंडन का मतलब ही क्या होता है? विखंडन यानी कि टूटना, भागों में बंटना। तो कोई भी एक एटम होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 3 हिस्सों में बट जाता है टूटकर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन जो फ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, 2 से 3 एटम या न्यूक्लियस जो होते हैं वो मिलकर एक बहुत भारी एटम और न्यूक्लियस बनाते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे मैं आपको नाभिकीय विखंडन समझा रही हूँ, तो आपको ये याद रखना है, एक से टूटकर 2 से 3 में बट जाना, ओके। क्योंकि विखंडन का मतलब ही होता है फ्रेंड्स टूटना। तो ये जो रेडियोधर्मी वेस्ट होता है ये नाभिकीय प्रक्रियाएं जैसे कि नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है। तो जब एक एटम टूटकर 2 से 3 में बदलता है तो ये वेस्ट फैलता है। इसमें रेडियोधर्मी कणों का लगभग 15 से 20% भाग
हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये एक टूटकर 2 से 3 में बदलता है तो जो ये रेडियोधर्मी कण होते हैं, ठीक है, ये जो टूटकर बनते हैं, इनका लगभग 15 से 20% हिस्सा जो होता है वो हमारे वायुमंडल में, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रवेश कर जाता है। अब स्ट्रेटोस्फीयर क्या, देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ईवीएस के वायुमंडल की परतें समझाई थी कि वायुमंडल 4 परतों के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले नीचे होती है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो सेकंड नंबर पे जो होती है वो हमारी होती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये जो रेडिएशन के जो भी कण होते हैं ये इस वाली लेयर के अंदर आके रुक जाते हैं, और ये जो लेयर होती है इसी से हम सांस वगैरह लेते हैं, और इसीलिए क्या हो जाता है ना, हमारी ऑक्सीजन वगैरह जो होती है वो इसी लेयर के अंदर होती है, इसी परत के अंदर होती है। तो इससे क्या होता है, फिर वो जो कण होते हैं वो हमारे सांस के थ्रू, हवा के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं, और हम इंसान जो होते हैं उन्हें हमें गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो एक ये भी हुआ, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता समय के साथ कम हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, ये रेडियोधर्मिता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने भी आपको बताया था रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं। तो कोई भी पदार्थ जब अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है, यानी उससे ऊर्जा निकल रही है, विकिरणें निकल रही हैं, तो उसको निकालने का, यानी ऊर्जा निकालने का, फिर तरंगे निकालने का जो पूरा प्रोसेस हो जाता है, वो जो उसका पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, उसको रेडियोधर्मिता कहते हैं। यानी कि वो अपने अंदर से उन किरणों को निकाल रहा है, वही उसकी रेडियोधर्मिता है। तो अपने अंदर से उन किरण को निकालने की जो उसकी क्षमता है, यानी कि इसकी रेडियोधर्मिता करने की जो क्षमता है, वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये पत्तियों को चरने वाले पशुओं, इन पर निर्भर रहने वाले जीवों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। तो देखो, ये जो रेडियोधर्मिता होती है, यानी कि ये जो रेडिएशंस निकलती हैं किसी भी सब्सटेंस से, ये पत्तियों को खाने वाले जितने भी पशु होते हैं, ठीक है, और इन पर निर्भर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ये रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 88% रेडिएशन प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि सूर्य की रोशनी, भूमि से निकलने वाली ऊर्जा या चट्टानों से निकलने वाली गर्मी से फैलती है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ये एक एजेंसी है। इसके अनुसार हमारी पृथ्वी पर जितनी भी रेडिएशन फैलती है, निकलती है, उसकी 88% जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से निकलती है। अब वो प्राकृतिक स्रोत जैसे हो गए सूर्य की रोशनी, आपको पता है सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, है ना। तो वो जो होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। दूसरा, भूमि से निकलने वाली ऊर्जा, हमारी भूमि से भी कुछ ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदायक होती हैं। या फिर चट्टानों से निकलने वाली गर्मी से फैलती हैं। और आपको पता होगा जब ज्वालामुखी जो है वो फटती है ना फ्रेंड्स, तो उसके टाइम पे भी इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रेडिएशन निकलती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। और तो देखो, ये तो होगा प्राकृतिक स्रोत। अब आती है 12% जो रेडिएशन है वो परमाणु बिजली घर, चिकित्सीय उपकरण यानी कि मेडिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेडिकल सेक्टर में यूज़ करते हैं उनसे, और मोबाइल टावर के कारण होते हैं। तो ये 12% रेडिएशन जो है ये हम मानव के जरिए निकलती है, यानी हम इंसानों की हरकतों की वजह से निकलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 88% रेडिएशन जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से निकलती है, और 12% रेडिएशन हम इंसानों के काम की वजह से निकलती है। देखो, हम परमाणु बिजली घर क्या होते हैं, ऐसे बिजली घर जहाँ पे एटम की मदद से यानी परमाणु की मदद से बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे भी ये रेडिएशन निकलती है। चिकित्सीय उपकरण मैंने आपको बता दिए, और मोबाइल टावर जो होते हैं इनसे भी रेडिएशन निकलती है। तो ये हम इंसानों के काम है, हम इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के लिए इन चीज़ों को बनाया है, तो इनसे रेडिएशन निकलती है। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक स्रोतों से निकली रेडिएशन का मानव जीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। क्या? प्राकृतिक स्रोत से जितनी भी रेडिएशन निकलती है, यानी कि सूरज की रोशनी से, भूमि की गर्मी से, या फिर चट्टानों से निकलने वाली गर्मी से जितनी भी रेडिएशन निकलती है वो हम इंसानों के ऊपर बहुत कम प्रभाव डालती है, यानी वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती है जितनी हार्मफुल हमारे लिए ये वाली रेडिएशन होती है जो हमारी चीज़ों से निकलती है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी आयोडीन। अभी रेडियोधर्मी आयोडीन क्या है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो, रेडियोधर्मी आयोडीन का मतलब है रेडियो एक्टिव आयोडीन, यानी कि आयोडीन की एक ऐसी फॉर्म जिससे रेडिएशन निकलती है। क्या? आयोडीन की एक ऐसी फॉर्म जिससे रेडिएशन निकलती है, वो हो गई रेडियोधर्मी आयोडीन।
ये खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के द्वारा हमारे इंसान के शरीर में एंट्री कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और इससे इंसान में थायराइड का कैंसर यानी कि थायराइड कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है नाभिक के अपशिष्ट का लंबे समय तक वातावरण में रहना जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होता है। तो देखो, ये जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट, तो जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे वातावरण में रहना सभी जीव जंतुओं के लिए, हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप फिर से वही हिरोशिमा नागासाकी वाला एग्जाम्पल याद कीजिए। वो रेडिएशन इतनी थी कि वो आज तक वहाँ के वातावरण में है और वहाँ के लोग कितना कुछ झेल रहे हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा रेडियोधर्मिता का मानव जीवन पर प्रभाव। अब हम इंसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, रेडियोधर्मिता का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी। देखो, मैंने आपको एक बताया रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, लेकिन रेडियोधर्मिता होती है रेडियो एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक रेडियोधर्मी पदार्थ की वो क्षमता, मतलब वो निकाल रहा है अपने अंदर से तरंगे, रेडिएशंस निकाल रहा है, उसके जो प्रोसेस होता है उसी को रेडियोधर्मिता कह देते हैं। तो रेडियोधर्मिता से मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि उससे जो किरणें निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, वो हम इंसानों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अत्यधिक तेज क्षमता वाली गामा विकिरण यानी कि गामा तरंगे, रेस कह लो, रेडिएशंस कह लो, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यानी कि गामा रेस जो होती है वो हम इंसानों के लिए हद से ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और बीटा विकिरण शरीर के अंदरूनी अंगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। देखो, गामा रेस तो हमारे लिए नुकसानदायक है ही, लेकिन यही बीटा रेडिएशन, बीटा रेस जो होती है वो भी हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर, यानी कि हमारे दिल पर, फेफड़ों पर, हमारे टमी पर, हमारे इंटेस्टाइन्स पर यानी कि अंतड़ियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दूसरा है अल्फा विकिरण, अल्फा रेस। ये जो होती है हमारे स्किन के द्वारा रोक ली जाती है, यानी कि जैसे एक इंसान है, सोचो इंसान है, इसके ऊपर जैसे ये पड़ी तो इसकी जो स्किन की लेयर होती है वो अल्फा विकिरण को वापस कर देती है, उसे वहीं के वहीं रोक देती है। नेक्स्ट है परमाणु विस्फोटों एवं दुर्घटनाओं से जल, वायु एवं भूमि प्रदूषित होते हैं। देखो, मैंने अभी आपको भी बताया था कि ये जो इतने बड़े बड़े मतलब नाभिकीय विस्फोट होते हैं, जिनको कि परमाणु विस्फोट भी कहते हैं, इनसे जल भी प्रदूषित होता है, वायु और भूमि सबके सब प्रदूषित होते हैं। और इससे क्या होता है, गर्भ में पल रहे शिशु यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं, उनकी मौत का कारण बन सकती है। ये जितनी भी ज़्यादा प्रदूषण होता है परमाणु विस्फोट के कारण, ये गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो ये भी प्रभाव पड़ता है रेडियोधर्मिता का मानव जीवन पर। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ खनन के दौरान पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया था जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ये ज़मीन में बहुत नीचे से मिलते हैं, हमें खोद कर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिलते कि कहीं भी ज़मीन पर पड़े मिल गए, आपको आपने जाके ढूंढ लिए ना, ये ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक होते हैं। तो आप इन्हें खनन के द्वारा निकालोगे, यानी खुदाई करके निकालोगे। खनन का मतलब हुआ खुदाई। तो ये खुदाई के दौरान ही हमारे पर्यावरण में आते हैं और ये पेड़ पौधों और भोजन के द्वारा अन्य जीवों तक पहुंचकर हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी क्या हुआ, ये पर्यावरण में आए और इनकी रेडिएशन जो है, किसी पौधे ने ऐसी ऑक्सीजन ले ली जिसके अंदर रेडिएशन थी, तो फिर क्या हुआ, फिर किसी ने उस पौधे को खा लिया, किसी जानवर ने, उस जानवर को आपने खा लिया, तो ना चाहते हुए भी वो फूड चेन में शामिल होते हुए वो जो किरणें हैं वो आप तक आ गई और उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वे बहुत ज़्यादा भयानक, एक तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये किरणें। तो ये जितनी भी किरणें होती हैं इससे त्वचा यानी कि हमारे स्किन पर, खून की गुणवत्ता यानी जो हमारा ब्लड होता है उसकी क्वालिटी पर, ठीक है, उस पर फ़र्क पड़ता है कि हमारा खून पतला हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, उससे हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उनकी शेप कैसी हो जाएगी, इस पर भी फ़र्क पड़ता है। हड्डियों में कमज़ोरी होना, सिर के बालों का झड़ना, शरीर में खून की कमी का हो जाना, ये सारी बीमारियाँ जो होती हैं हम इंसानों में हो सकती हैं रेडियोधर्मिता के कारण, यानी कि उन रेडिएशंस के कारण। तो देखो, मैंने यहाँ पे रेडियोधर्मिता का एक मतलब आपको रेडिएशन से भी समझाया। तो जो रेडिएशन होती है इनका प्रभाव प्राणियों के जीन्स और गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, ये क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हम इंसान होते हैं, हम देखो जैसे अभी कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, क्या हुआ, देखो जैसे कि आपको पता है मदर्स का एक एग होता है एंड फादर्स की तरफ से एक स्पर्म आता है, ठीक है। तो एग के अंदर क्या होते हैं,
क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स मदर के एग के अंदर होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फादर के स्पर्म से आते हैं। तो तब जाके एक जो बेबी बनता है उसके अंदर सारे यानी कि 46 जो आई थिंक क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं वो टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, देखो अगर रेडिएशन का इफेक्ट पड़ा तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि सोचो अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है या फिर 64 है, ठीक है, 64 ही होता है शायद, अगर 64 है तो अगर रेडिएशन पड़ गई इसके ऊपर तो क्या होता है, ये 66, 67 या फिर 60, 59 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जब बच्चा फिर आगे जाके पैदा होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होगा, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी बहुत ज़रूरी होगी। और जीन्स क्या होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होते हैं जीन्स। ये जैसे कि देखो, ये सोचो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ऐसे होते हैं जीन्स, ठीक है। तो ये जो जीन्स होते हैं ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक यानी हमारी विशेषताओं को निर्धारण करते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप का ऐसा कौन सा गुण होगा जो हमारे अंदर आएगा, वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो आपके बाल जो हैं वो काले हैं और आपके फादर के बाल काले हैं, बट आपके मदर के बाल जो हैं वो ब्राउनिश है, ठीक है। तो आपके फादर का जो जीन था वो ब्लैक हेयर्स वाला, वो आपके अंदर आया है, तो इसलिए आपके बाल भी कैसे हैं, काले। तो जीन्स जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्धारण करते हैं कि हमारे अंदर ऐसे कौन से गुण आएंगे हमारे माता पिता से। तो इन जीन्स पर भी फर्क पड़ता है और गुण सूत्रों पर भी फर्क पड़ता है। तो रेडिएशन का ये भी असर होता है, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वो विकलांग या फिर अपंग पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों में विकलांगता या फिर अपंगता हो जाती है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता का जल पर प्रभाव। देखो हमने देख लिया मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हमें देखना है पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पानी की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में कमी आ जाती है, प्राकृतिक बदलाव आते हैं जो कि सजीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिनका कि यानी कि पानी में ऐसे प्राकृतिक बदलाव आ जाते हैं जिससे कि हम इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यानी कि हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का एक कारण परमाणु कचरा भी है, यानी कि एटम वेस्ट, एटॉमिक वेस्ट, ठीक है। तो जैसे देखो कोई जगह है जहाँ पे एटम्स से रिलेटेड कोई बम वगैरह बनाए जाते हैं, अगर वो लोग लापरवाही दिखाकर पानी के अंदर छोड़ देते उस सारे कचरे को, तो सोचो आप कितना ज़्यादा नुकसान होगा। जो लोग, जानवर, पेड़ पौधे उस पानी को ग्रहण करेंगे उनकी बॉडी पर इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि आपको समझाया भी नहीं जा सकता। तो एक ये भी कारण है, ये पानी के यानी कि जल प्रदूषण का भी कारण है। और नेक्स्ट, रेडियोधर्मी कचरे के जल के माध्यम से कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, देखो पहला तो होता है आनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जेनेटिक परिवर्तन, यानी कि जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है। दूसरा गर्भपात, क्या होता है बच्चे अभी तक पैदा भी नहीं हुए और वो मर जा रहे हैं गर्भ के अंदर ही। जन्म दोष, यानी उन्हें बचपन पैदा होते से कोई ना कोई उनके अंदर कमी है। कैंसर, तो ये ऐसी बहुत भयानक बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। देखो क्या होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, संयंत्र का यहाँ पर मैंने अपने को मतलब प्लांट बताया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि एटॉमिक एनर्जी प्लांट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर एटम से ऊर्जा बनाई जाती है। तो ऐसी जगह पर जैसे कि देखो आपको पता है बिजली घर होते हैं, है ना, तो ऐसे ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट्स भी होते हैं। जैसे वाटर प्लांट होते हैं, एनर्जी प्लांट होते हैं, तो ऐसे ही एक एटॉमिक प्लांट है। तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है शीतलक के रूप में, यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। शीतलक यानी कि कूलेंट के रूप में किया जाता है ठंडा रखने के लिए, जो कि तापीय प्रदूषण का कारण होता है। देखो मैंने आपको भी इससे पिछले चैप्टर में समझाया था, अगर ठंडे पानी को एकदम से किसी भी नदी वगैरह में डाल दो, उसको बिना गर्म करे यानी कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं किया अभी तक आपने और उसको एग्जैक्ट पानी में छोड़ दिया, तो इससे जो नदी या फिर तालाब का पानी है उसका टेम्परेचर बिगड़ जाएगा, यानी कि उसका ताप जो है तापमान बिगड़ जाएगा। उसके अंदर जितने भी पेड़ मतलब जितने भी छोटे छोटे झाड़ होंगे या फिर जानवर मछली होंगी वो सब मर जाएंगी। तो एक ये हुआ तापीय प्रदूषण का एक कारण बन जाता है। और इससे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारे इकोसिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पानी के तापमान में अचानक बढ़ोतरी या फिर कमी आने से मछलियाँ या फिर दूसरे जलीय जीव जो पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं और इसे तापीय आघात कहा जाता है। क्या कहता है, तापीय आघात। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो है रेडियोधर्मिता का मिट्टी पर प्रभाव, ठीक है।
तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मिट्टी भी प्रदूषित होती है, यानी कि जब हमारी रेडिएशन से जो प्रदूषण फैलता है इससे मिट्टी पर भी असर पड़ता है। ये प्रदूषण जो होता है इससे प्रदूषित मिट्टी पर उगने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनमें स्थानांतरित हो जाता है। सोचो ये कोई जगह की मिट्टी थी, इस पर रेडिएशन पड़ी और ये प्रदूषित हो गई। अब इस पर जो भी पौधे उगेंगे, फसल उगेगी, कुछ भी उगेगा तो वो भी प्रदूषित हो जाएगी। तो जितनी भी रेडिएशन मिट्टी पे होगी वो उसके ज़रिए उनमें पहुंच जाएगी, यानी कि स्थानांतरित हो जाएगी और इससे फसल भी हमारी प्रदूषित हो जाएगी। ये प्रदूषण पौधे के डीएनए और उनके सामान्य कार्यों को प्रभावित करता है। तो देखो ये जो प्रदूषण होता है रेडिएशन से फैलने वाला, पौधों के डीएनए। अब डीएनए क्या, जिनसे पौधे बनते हैं, पौधों का भी एक डीएनए होता है। आपको पता है ना डीएनए क्या होता है। और जो पौधों का काम करने की जो क्षमता होती है उनका, उसको भी प्रभावित करता है ये प्रदूषण। देखो इससे कुछ पौधे मर जाते हैं और जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो अविकसित बीज उत्पन्न करते हैं। यानी कि देखो जैसे ये ज़मीन प्रदूषित थी, मेरी एक पौधा ये यहाँ था, अब या तो ये बिल्कुल मर जाएगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, इस पौधे ने आगे चल के जो बीज बनाए वो अविकसित है, यानी कि वो पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं बने हैं। वो बीज बनने का जो पूरा प्रोसेस था वो बीच में ही रुक गया है। तो जब किसी दूषित पौधे का कोई भी भाग, जैसे कि फल, कोई मनुष्य खाता है या फिर ग्रहण करता है तो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। परमाणु हथियारों से निकली किरणें, यानी कि जब भी देखो ये एटम बम वगैरह होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, इनसे निकलने वाली किरणें यानी कि रेडिएशंस जो होती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं और ये वातावरण में सालों तक रहती है और कई पीढ़ियों को प्रभावित करती है। फिर से वही वाला एग्जाम्पल आया, हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब उस पर एटम बम गिराए गए वो दोनों जगह आज तक उसके प्रभावों को झेल रहे हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता का वायुमंडल पर प्रभाव। तो हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो वायुमंडल पर रेडियोधर्मिता का जो प्रभाव है वो परमाणु ईंधन चक्र और परमाणु दुर्घटनाओं के कारण होता है। यानी हमारे हवा का जो भी पूरा एनवायरनमेंट है, हमारा वायुमंडल है, इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है, दो कारण से पड़ता है। पहला परमाणु ईंधन चक्र यानी कि एटॉमिक एनर्जी का जो पूरा चक्र होता है उससे, या फिर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाए, यानी किसी देश ने किसी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे परमाणु बम बनाए जाते हैं वहाँ से वो लीक हो जाए। आपने कई बार सुना होगा कि ऐसी जगह से कहीं पे कोई चीज़ बनती थी और वहाँ पे गैस लीक हो गई जो कि बहुत जहरीली गैस है। तो ऐसा भी कई बार होता है कि जहाँ पे एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ से ये लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। तो दुनिया को परमाणु आपदा का एहसास जो था वो पहली बार 1945 में हुआ था, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। तो देखो इससे पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि अगर किसी देश के ऊपर, जगह के ऊपर परमाणु बम गिराए जाएंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। इन्होंने सोचा होगा कि 2 साल 4 साल, क्या पता, मतलब ठीक है उन्होंने 10 साल भी सोचा होगा कि फिर ठीक हो जाएंगे, बट किसी भी को भी ये नहीं पता था कि वो उनकी लाखों पीढ़ियों तक जो है वो असर दिखाई देगा। तो आपने देखा भी होगा उस एक इवेंट के बाद, उस एक दुर्घटना के बाद किसी भी देश ने जो है परमाणु बम का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं करता कोई भी देश। वो जब उसकी ज़्यादा कंडीशंस बिगड़ जाती है वो तब करते हैं, वो रॉकेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन किसी के भी ऊपर एटम बम नहीं गिराते हैं एकदम से, क्योंकि उनको पहली बार इसका एहसास हुआ था कि ये कितने खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय परमाणु, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रदूषण होता है, इसकी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हैं, जैसे कि फर्स्ट है 3 माइल आइलैंड। क्या है 3 माइल आइलैंड? ये दुर्घटना 14 मार्च 1979 को हुई थी अमेरिका में 3 माइल आइलैंड में। ये जो 3 माइल आइलैंड स्थित है अमेरिका में, उसमें हुई थी ये घटना। इसमें नाभिकीय संयंत्र में हुई थी, किसमें, न्यूक्लियर प्लांट में हुई थी। वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट था जहाँ पर ऐसे एटम बम वगैरह बनाए जाते थे, इसके अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या होता है, इस प्लांट में एक पंप टूट गया था और उसका जो हेल्पिंग पंप था यानी कि सहायक पंप था वो भी बंद हो गया था, और साथ ही बिजली का उत्पादन करने वाली जो टरबाइन थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने वाली, उत्पादन करने वाली जो टरबाइन थी वो भी रुक गई थी। तो क्या हुआ, उच्च तापमान और ऊर्जा की वजह से ये दुर्घटना घटी। वहाँ पे इतना ज़्यादा तापमान हो गया और इतनी ज़्यादा ऊर्जा बन गई कि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और ये दुर्घटना घट गई। और 1 साल तक यहाँ पर आने पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल भी किसी को नहीं आने दिया, इसके आसपास का पूरा एरिया बंद कर दिया गया। तो ये पहली घटना थी। नेक्स्ट हमारी चेरनोबिल, यूक्रेन। तो ये भी एक घटना है, ये यूक्रेन में हुई थी जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, यानी कि
सोवियत संघ का हिस्सा था यूक्रेन उस टाइम पर। तो ये विद्युत प्लांट यानी कि विद्युत संयंत्र, एनर्जी प्लांट में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में हुई थी 1986 में। ठीक है, ये दुर्घटना घटी थी। क्या हुआ था, तब एक परीक्षण किया जाना था यानी कि टेस्ट किया जाना था, ये जानने के लिए कि भाप यानी कि वाष्प को बंद करने पर कितनी बिजली जो है वो बनती है। तो उन लोगों को ये जानना था। तो उस दौरान उनसे एक गलती हो गई, उनसे एक भूल हो गई, जिसके कारण ये जो परीक्षण था इसके साथ ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ गया, वो इतना बढ़ गया कि इसको नियंत्रित करना यानी कि इसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये कंट्रोल किया नहीं जा सका और एक विस्फोट हुआ और जिससे कि रिएक्टर की जो छत थी वो टूट गई यानी कि रिएक्टर फट गया और रेडियो एक्टिव धुआं जो था वो चारों ओर फैल गया और कई लोगों में इससे ब्लड कैंसर जो थी वो सारी बीमारियाँ, वहाँ के लोगों में ये रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर की बीमारी होने लगी। और इस दुर्घटना के बाद से कंप्यूटर्स के अंदर वायरस फैल गया। यानी इससे पहले कंप्यूटर्स के अंदर वायरस नहीं था, बट इस घटना के बाद कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है वो फैल गया। फिर जो आज के टाइम पे हम भी देखते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर वायरस फैल जाता है, ये इसी दुर्घटना के बाद से स्टार्ट हुआ। तो ये दो दुर्घटनाएं थी जो मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे नियंत्रण और बचाव, यानी कि अब हम इनसे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं इनके ऊपर और कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है नाभिकीय बम यानी न्यूक्लियर बम और परमाणु बम जो होते हैं इनके परीक्षण पर पूरी तरीके से रोक लगाई जानी चाहिए। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हर देश कुछ ना कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई एटम बम, परमाणु बम टेस्ट करता रहता है ये देखने के लिए कि अच्छा है नहीं है। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो किसी परमाणु बम को ऐसे ब्लास्ट करके टेस्ट करेंगे तो इससे कितनी ज़्यादा रेडिएशन फैलेगी, वो कितनी ज़्यादा वायुमंडल में फैलेगी, लोग कितने ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और अगर इन लोगों को ऐसे टेस्ट करने भी हो तो ऐसी जगह पे करें कि मतलब जहाँ पे नामो निशान ही ना हो इंसानों का। देखो वैसे तो फ्रेंड्स फ़ायदा नहीं कुछ भी, क्योंकि देखो हमारा भूमि प्रदूषण भी हो जाएगा, जल प्रदूषण भी हो जाएगा अगर वहाँ पे कोई पानी वगैरह होगा। वो आपको तो पता ही है एटॉमिक जितने मतलब परमाणु बम से कितनी ज़्यादा किरणें फैलती हैं, कितने मीलों तक फैलती हैं, है ना। तो नेक्स्ट है रेडियोधर्मी हथियार जितने भी होते हैं, उपकरण, साधन, तत्व, इनके निर्माण एवं प्रयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि अच्छा इनको ये देखना चाहिए कि इनका उपकरण या फिर इनके हथियार, इनकी कैसे इनकी बनावट होती है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इस पर पूरी तरीके से सरकार को अपना कंट्रोल रखना चाहिए। या फिर जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेस्ट है उसका उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च करके अच्छे से अच्छे साधन एवं विधियों का विकसित करना चाहिए कि हम इनके प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण और कार्य और सुरक्षा उपायों पर पूरी देखभाल रखनी चाहिए। देखो जैसे कि कोई न्यूक्लियर प्लांट है, उसका निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, वहाँ पे कैसे काम होना चाहिए, किन किन सुरक्षा नियमों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन सब पर भी पूरी देखभाल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषकों को यानी कि जितने भी ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है उनको दबाने एवं भंडारण के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जाने चाहिए। यानी ऐसी जगह बनानी चाहिए ऐसी ताकि उन्हें ऐसी जगह पर दफना सके, उनको ऐसी जगह पर गाड़ सके ताकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना फैले। देखो फ्रेंड्स क्या एक तरीका है ये भी इनसे बचने के लिए, यानी इनका निपटारा करने के लिए। जितना भी किसी भी न्यूक्लियर प्लांट से अगर कोई वेस्ट बनता है, ठीक है, तो उसको ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे तक गाड़ देना चाहिए ताकि उसका जो रेडिएशंस है वो इतनी आसानी से वायुमंडल में ना फैल सके। ठीक है, तो नाभिकीय आपदाओं से बचने के लिए विशेष आपदा प्रबंधन की तकनीक जो है उसे भी अपनाना चाहिए। और मशीनों की बनावट इस तरीके से करनी चाहिए कि मशीनें जो है अगर उन्हें मतलब मशीनों को अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर रेज हो जाए, बढ़ जाए या फिर थोड़ी सी भी अगर उसके प्रोसेस में कमी आ जाए तो वो मशीन तभी के तभी बंद हो जाए, वो वहीं के वहीं रुक जाए। तो इससे क्या होगा, दुर्घटना से बचने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये हो गए कि इनका नियंत्रण और बचाव कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नाभिकीय अपशिष्टों का सुरक्षित निपटारा, यानी कि न्यूक्लियर वेस्ट का हम निपटारा कैसे कर सकते हैं। तो दुनिया ने जब परमाणु युग में यानी कि एंट्री की थी तो उस समय वेस्ट के सुरक्षित निपटारे पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, यानी लोगों को नहीं पता था कि इसका निपटारा कैसे किया जाए और ये इतना हार्मफुल होगा। तो सुरक्षित डिब्बे में अपशिष्टों को भरकर, यानी कि ऐसा डब्बा होता है जो बहुत भारी, बहुत मोटा मोटा मेटल से बना होता है, उसके अंदर अपशिष्टों को भर दिया जाता है और फिर उन्हें नीचे ज़मीन में बहुत गहराई में दफना दिया जाता है। तो एक तो ये तरीका हुआ। और अमेरिका के अंदर
इसी वाले तरीकों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा तरीका हुआ नाभिकीय अपशिष्ट को बिना हानिकारक व कम हानिकारक प्रकार के अपशिष्टों आइसोटॉप में बदलना। तो जितना भी मतलब न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसको आइसोटॉप्स में बदल देना, ये एक तरीका हो। आइसोटॉप कौन क्या होता है? समस्थानिक, ठीक है, यानी कि ऐसे एटम्स के अंदर बदल देना जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि उनकी परमाणु संख्या तो सेम हो पर उनका जो परमाणु भार है वो अलग। जैसे कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन का देख रहे हो 1H1, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो नीचे एटॉमिक ये जो है ये एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या, तो आप क्या देख रहे हो ये तो सेम है बट जो एटॉमिक मास है ये अलग है, तो ये आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन के देख रहे हैं, देखो ये नीचे जो है ये है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, देखो ये दोनों की सेम है बट एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार दोनों का अलग है, तो इन्हीं को आइसोटोप कहते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को इस तरीके के आइसोटोप में बदल देना जो कि बहुत कम हानिकारक हो, तो ये भी एक तरीका है। और ये जो दोनों तरीके हैं ये बहुत महंगे हैं, तो ये सभी विधियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो मतलब इनको अपनाना इतना आसान नहीं है, बट फिर भी अगर देशों को न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना है, उन्हें एटम बम वगैरह बनाने हैं, तो उन्हें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो इसके निपटारे के लिए एक और चॉइस है, विकल्प है, वो है अपशिष्टों के कणों को रिएक्टर के विशेष रूप में यानी कि एक ऐसे तालाब में रखना, मतलब रिएक्टर के रूप में एक ऐसे संरक्षित तालाबों में रखना। तो मतलब उनको तालाबों में डाल देना ताकि वो ना तो ज़मीन में जाए, ना तो वायु प्रदूषण होगा, ठीक है, ना भूमि प्रदूषण होगा, ना जल प्रदूषण होगा। तो ये भी एक तरीका है और ये प्रक्रिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका है इसके निपटारे का। ठोस अपशिष्ट, तो सबसे पहले तो नाम से ही समझते हैं। देखो नाम में आया ठोस और अपशिष्ट, तो जो ठोस शब्द है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, यानी कि वो चीज़ जो थोड़ा स्पेस मतलब जो जगह घेरे और जिसका कोई वजन हो, ऐसी चीज़ को सॉलिड बोलते हैं, तो वो क्या हो गया ठोस। और अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट यानी कि बेकार कचरा टाइप। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है। ऐसे डिब्बे, कांच के सामान, अखबार, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि। तो ये सब इसके मतलब वो हो गए एग्जाम्पल्स। तो ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं? ये वो कचरा होते हैं, वो सामान होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो निरर्थक यानी कि बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे सामान को बोला जाता है ठोस अपशिष्ट, क्योंकि इनका एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता, यानी कि इनसे कोई दोबारा उपयोग इनका नहीं लिया जा सकता है। वैसे आर्थिक का मतलब होता है ना मनी से रिलेटेड इनका फिर कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसमें क्या आ गया, जैसे कि डिब्बे, कांच के सामान, अखबार, प्लास्टिक, आवासीय कचरा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अभी बताती हूँ। अखबार, तो क्या हुआ, ये एक सॉलिड वेस्ट हुआ, मतलब आपने अखबार खरीदा, आपने पढ़ लिया, अब ये आपके लिए एक तरीके से वेस्ट हो गया। अब आपको ये किसी भी तरीके से कोई आर्थिक मुनाफा नहीं दे सकता। अब आप इसको अपने घरेलू सामान में मतलब घरेलू चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में किसी भी काम के लिए, लेकिन अब ये वैसे आपके लिए एक तरीके से वेस्ट हो गया। अब आप लो प्लास्टिक, आप पानी की बॉटल्स खरीदते होंगे, तो क्या होता है, आप उसमें पानी पी लिया, आपके लिए वो बॉटल वेस्ट। कई लोग होते हैं उस बॉटल को यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, लेकिन कई लोग होते हैं जो फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट हो गया। तो वो क्या हो गया, एक सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस अपशिष्ट पूरे विश्व में एक समस्या बनकर उभरा है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि यार क्या होता है आजकल हर चीज़ तो फ्रेंड्स मतलब ली एंड मतलब होता है ना, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया हर एक चीज़ का। तो मतलब आपने चीज़ यूज़ की एंड देन आपने उसको थ्रो कर दिया, तो वो एक वेस्ट बन गया एंड उसको कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा इतना अच्छा। तो ये पूरी दुनिया के लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है हमारा ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट है, विकसित देशों की प्रयोग करो और फेंको संस्कृति यानी यूज एंड थ्रो। यूज मतलब प्रयोग करो एंड थ्रो मतलब फेंको। तो विकसित देश यानी कि जैसे अमेरिका वगैरह ये सब हो गए। आज हमारे देश की भी बात है, वैसे हमारा देश जो है एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है, ठीक है। तो विकसित देशों में क्या हो गया, यूज एंड थ्रो वाली जो एक कल्चर है यानी संस्कृति है उसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था, जिसकी वजह से ठोस अपशिष्ट जो है प्रदूषण वो बढ़ता जा रहा है। तो ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इस वाले पॉइंट के अंदर हम कहना चाह रहे हैं कि हर देश के अंदर, विकसित देशों के अंदर ये यूज एंड थ्रो वाला जो कल्चर आ गया है, इसकी वजह से जो ये ठोस अपशिष्ट है ये प्रदूषण को पैदा कर रहा है, यानी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता जा रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार। तो अब जो ये हमारी सॉलिड वेस्ट है, अब इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। खनन अपशिष्ट,
चिकित्सा अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, फिशरिश अपशिष्ट। तो फिशरिश तो देखो शब्द देखो आप, इसके अंदर क्या रहा है, फिश, यानी कि फिश का जो बिजनेस होता है, यानी मछली पकड़ना वाला जो बिजनेस होता है, उसके अंदर जो वेस्ट वगैरह निकलता है, यानी फिश का जो पूरा बिजनेस होता है उसको बोलते हैं फिशरिश अपशिष्ट। दूसरा है कृषि अपशिष्ट। ठीक है, तो अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे औद्योगिक अपशिष्ट को। देखो औद्योगिक वर्ड ही आप सबसे पहले ये समझ लो, इसका उद्योग, उद्योग मतलब बिजनेस, फैक्ट्रीज वगैरह, ये जब सब जो होते हैं ये सब औद्योगिक अपशिष्ट में आ गए। ठीक है ना, तो औद्योगिक इकाइयां यानी कि जितनी भी हमारी सारे फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इनके द्वारा अनेक प्रकार का जो कचरा है वो त्यागे जाते हैं, यानी कि बहुत सारा वेस्ट इनके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है, जो भूमि या फिर मिट्टी यानी कि मृदा प्रदूषण के मुख्य कारक है। तो इन औद्योगिक इकाइयों से जितना भी वेस्ट निकलता है, इनसे हमारा भूमि प्रदूषण या बोले या फिर मृदा प्रदूषण जो है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मेन कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चीनी कारखानों से निकलने वाली खोई, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली राख, तांबा व एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन पदार्थ आदि इसके उदाहरण हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट जो हो गया, इसमें भी कुछ उदाहरण हो गए। तो कैसे, जैसे चीनी कारखाने यानी जहाँ पे की चीनी बनती है, तो इनसे निकलने वाली खोई, तो खोई एक तरीके का वेस्ट होगा जो चीनी कारखानों से निकलता है। मुझे ये पता नहीं कि खोई है क्या, बट आई थिंक वेस्ट होगा। ठीक है, और तापीय ऊर्जा संयंत्रों से, देखो संयंत्र का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लांट, जैसे कि होता है ना वाटर प्लांट हो गया, एनर्जी प्लांट हो गए, तो ऐसे इनको संयंत्र बोलते हैं। तो ये तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि एक ऐसे प्लांट जहाँ पे जो गर्म हवा होती है ना, उससे एनर्जी बनाई जाती है, ताप से। ताप का मतलब ये होता है गर्म, तो इससे मतलब जो एनर्जी बनाई जाती है, जहाँ पे ऐसे प्लांट से निकलने वाली राख, तांबा और एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों से निकलने वाले खतरनाक रसायन। अब देखो तांबा और एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र यानी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसी जगह होती है, फैक्ट्री टाइप जगह होती है, जहाँ पे तांबा और एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है, तो उनसे निकलने वाले कुछ खतरनाक रसायन पदार्थ होते हैं। तो ये भी मतलब हमारे औद्योगिक अपशिष्ट के उदाहरण हो गए। तो मैंने बता दिया आपको ये सब उदाहरण। नेक्स्ट हमारा कृषि अपशिष्ट। क्या है कृषि अपशिष्ट? तो फसल काटने के बाद खेतों में बचे डंठल, पत्ते, घास फूस आदि कृषि अपशिष्ट कहलाते। देखो कृषि क्या होगा, हमारी खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी से निकलने वाला जो भी कचरा होता है वो सब कृषि अपशिष्ट में आ गया। अब खेती बाड़ी से क्या क्या निकलता है, जब आपने फसल काट ली एक जगह से, तो बचे हुए जो डंठल वगैरह रह गए, बची हुई घास फूस रह गई, फसल रह गई, वो सब कृषि अपशिष्ट हो गई। तो खेतों में पड़े रहने वाले ये पदार्थ अधिक मात्रा में होने पर समस्या पैदा करते हैं। तो देखो अगर ये बहुत कम रेंज में यानी कि बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं, तो ये इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक होती हैं, एंड ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि सड़गल जाती है मिट्टी के अंदर। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा है तो इसको हटाना ज़रूरी है। एंड आपको पता भी होगा, जैसे हरियाणा वगैरह में, पंजाब वगैरह से आपने सुना होगा कि वो लोग पराली फूक रहे हैं। तो क्या होता है, मतलब ये एक तरीका होता है अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का और अपनी बची हुई मतलब जितना भी वेस्ट रह गया उसको हटाने का। तो ये हो गया कृषि अपशिष्ट। तो तीसरा है हमारा खनन अपशिष्ट। तो देखो खनन का मतलब मैं पहले समझा दूं, खनन का मतलब होता है खुदाई। ठीक है, तो खनिजों की प्राप्ति के दौरान काफी मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। तो देखो खुदाई क्यों की जाती है, खनिज निकालने के लिए, अपनी मिट्टी में से, धरती में से खनिज निकालने के लिए खुदाई की जाती है, यानी कि खनन की प्रक्रिया की जाती है। तो अब जब हम खनिज की प्राप्ति के दौरान काफी बड़ी मात्रा में जो है वेस्ट निकलता है, और खनन के लिए सबसे पहले जमीन को तोड़ा या फिर खोदा जाता है, फिर इससे मलबे का ढेर लग जाता है और परिवहन के समय मलबा यहाँ वहाँ फैल जाता है। तो क्या होता है, जैसे हमने खुदाई की तो हमने अपना खनिज तो निकाल लिया, तो अब इससे एक बहुत ज़्यादा वेस्ट भी निकलता है ज़मीन में से, जिसका कि साइड में हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि इनका ढेर लग जाता है। और जब भी कोई व्हीकल आसपास से निकलता है तो ये जो मिट्टी वगैरह होती है ये उड़कर इधर से उधर पहुँच जाती है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और ये परिवहन के समय मलबा यहाँ से वहाँ फैल जाता है और वायु प्रदूषण वगैरह इससे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा घरेलू व नगर पालिका अपशिष्ट। देखो वर्ड का क्या होता है फ्रेंड्स, आप ना पहले वर्ड समझो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो फिर आपको ना उस टॉपिक से रिलेट अपने आप को रिलेट करने में बहुत आसानी होगी और आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा, यानी रटना नहीं पड़ेगा, समझ आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो घरेलू मतलब हमारे घर में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। नगर पालिका ये नहीं है एमसीडी वगैरह जो होता है, तो हमारे घर का और एमसीडी वगैरह का जितना भी वेस्ट होता है वो हो गया घरेलू व नगर पालिका अपशिष्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट और सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित यानी कि इकट्ठा होने वाला कचरा भारी समस्या है। इसमें पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज,
टीन बोतलें, ब्लेड, घरों से निकलने वाला कूड़ा आदि शामिल है। तो देखो हमारा टॉपिक ही क्या था, घरेलू एवं नगर पालिका अपशिष्ट। तो क्या होता है, घर से निकलने वाला जितना भी कूड़ा करकट होता है सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि सार्वजनिक स्थल क्या होता है, जो सबके लिए होता है, जैसे पार्क वगैरह होगा या फिर कोई भी हमारा ताजमहल, ये सब वगैरह होते हैं, ये सब सार्वजनिक जगह होती है। तो इन पर इकट्ठा कचरा जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक भारी समस्या है, और इसके अंदर पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज़, टीन, बोतलें, ब्लेड, घरों से निकलने वाला कूड़ा जो होता है ये सब आता है। मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए। नेक्स्ट है, नगर निकायों द्वारा पूरे कचरे का निस्तारण ना कर पाने के कारण, यानी कि नगर निगम जो भी है ये, अगर इनसे पूरी तरह से कचरा ना हटाया जाए तो जो बचा कुचा कचरा होता है ना वो लगातार बढ़ता जाता है, और जिससे देखो वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है, और मृदा प्रदूषण भी होता है, मतलब बहुत सारे प्रदूषण का कारण ये बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा अपशिष्ट। अब पहले ही समझ लो चिकित्सा वर्ड क्या हो गया, यानी मेडिकल। तो यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितना भी सारा वेस्ट है वो सब आ गया चिकित्सा अपशिष्ट में। तो अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जैसे कि शरीर के अंग, देखो क्या होता है, मतलब कि आप लोग देखते होंगे अगर किसी ने कोई सर्जरी कराई है, ठीक है, तो उस सर्जरी के दौरान उनका जो भी बॉडी पार्ट मतलब निकाला गया और उसकी जगह जो भी नया वाला बॉडी पार्ट लगाया गया, तो उस निकाले हुए बॉडी पार्ट को फेंकना, तो ये भी क्या हो जाता है, एक अपशिष्ट हो जाता है। सिरिंज, यानी कि जब भी किसी का इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं तो आपको पता होगा कि एक इंजेक्शन को दोबारा यूज नहीं किया जाता, उसे फेंक दिया जाता है। और ब्लड वगैरह ये सब क्या होगा, हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट हो गए, और इन्हीं को चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। तो चिकित्सा अपशिष्ट को मानव और पशुओं के उपचार के दौरान उत्पन्न शारीरिक अपशिष्ट जैसे सुई, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि ये जो चिकित्सा अपशिष्ट है इसको हम इंसान और जानवरों के इलाज के दौरान जो भी कोई वेस्ट निकलता है वो चिकित्सा अपशिष्ट होता है। तो जैसे कि सुई, ठीक है, सुई यानी कि निडल, जो हमारी इंजेक्शन के ऊपर जो वो निडल वगैरह लगी होती है वो, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में, यानी कि अगर हम किसी की देखभाल कर रहे हैं तो उसके देखभाल के दौरान जितना भी सामान मतलब जो है इस्तेमाल में लिया जा रहा है वो सब भी हमारा उसमें वेस्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ठोस अपशिष्ट का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि क्या असर पड़ता है। तो मानव स्वास्थ्य पर यानी कि हम इंसानों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो ठोस अपशिष्ट का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे, मैं आगे बताती हूँ। ठोस अपशिष्ट का प्रभाव मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हो सकता है। देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है इसका जो प्रभाव है वो हम इंसानों के ऊपर डायरेक्टली भी पड़ सकता है और इनडायरेक्टली भी पड़ सकता है। अब जल में ठोस अपशिष्ट पानी के बहाव को रोकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, जैसे पानी है और इसमें बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो गया, तो ये क्या होगा, इससे पानी का जो बहाव है यानी आगे बढ़ने की जो क्षमता है, बहने की जो क्षमता है वो रुकेगी, उसमें बाधा उत्पन्न होगी, और जिसकी वजह से पानी जो है एक ही जगह इकट्ठा होता चला जाएगा और इससे बाढ़ आने का जो है वो खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट के कारण बच्चों में वजन की कमी। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसके कारण बहुत सारी बीमारियां वगैरह भी हो जाती हैं। तो क्या होता है, बच्चों में वजन की कमी होती है, बच्चे अंडरवेट हो जाते हैं। कैंसर, जन्मजात विकृति। तो जन्मजात विकृति मैं समझा देती हूँ, यानी कि पैदाइशी अगर कोई कमी है किसी के अंदर, उसमें मतलब कमी क्या बोलूँ, मैं बोलूँ पैदाइशी कोई बीमारी है तो उसको बोल देंगे हम जन्मजात विकृति। दूसरा, दिमागी रोग, घबराहट, उल्टी, मधुमेह जैसे प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो हो गए नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए सॉलिड वेस्ट के हम इंसानों के ऊपर। दूसरा देखते हैं ठोस अपशिष्ट का जानवरों एवं जलीय जीवन पर प्रभाव। देखो एनिमल्स के ऊपर और हमारे वाटर बॉडीज के ऊपर, यानी कि जितनी भी पानी वाली चीजें उन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है ठोस अपशिष्ट के माध्यम से पारा। अब देखो पारा कोई चीज होती होगी, देखो मुझे ये पता नहीं क्या होता है पारा, तो इससे पारा जल में मिल जाता है। मेरे ख्याल से पारा कोई एक ऐसा केमिकल होता है, कोई ऐसा मेटल वगैरह होता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो सॉलिड वेस्ट के माध्यम से पारा पानी में मिल जाता है, और इस प्रकार जो दूषित जल होता है उसके कारण मछलियों की जो होती है मृत्यु होने लगती है, यानी मछलियां मरने लगती है। तो उनकी जो मतलब मछलियों का जो नंबर होता है फिर वो कम हो जाता है। तो एक तरीके से तो ये तरीका हो गया कि ठोस अपशिष्ट जानवर और पानी को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा, जलीय जीवों पर प्लास्टिक ट्यूब, यानी कि प्लास्टिक की जितनी भी सारे मटेरियल होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और ये उनके संकटग्रस्त यानी कि उनको एक इस स्थिति में ला देते हैं कि उनको खत्म होने का खतरा बन जाता है। तो ये उनके संकटग्रस्त होने का एक बड़ा कारण है। और जल एवं मृदा गुणवत्ता में कमी आती है, इससे पानी और मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में भी कमी आती है। और एल्गी देखो एल्गी ब्लूम, अब ये एल्गी ब्लूम क्या होती है मैं बताती हूँ। एल्गी ब्लूम क्या होता है, पानी है बहुत दिनों से वो पानी एक जगह रुका हुआ है, तो उसके ऊपर ना काई सुनी होगी आपने, काई, तो काई इकट्ठी हो जाती है, वो पूरा हरा 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 हो जाता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी गंदा हो जाता है। तो एल्गी उसको बोलते हैं, काइकोर ब्लूम, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर वो पानी के ऊपर इकट्ठी हो गई है तो एल्गी ब्लूम की जो घटना है ये भी ठोस अपशिष्ट के कारण घटित होती है। क्यों, देखो क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट था, पानी आगे जा नहीं पाया, पानी बह नहीं पाया और वहाँ पे वो पानी इकट्ठा रह गया और उसके ऊपर काई जम गई। तो ये भी एक कारण हुआ। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण पर प्रभाव, यानी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अपशिष्ट के कारण मीथेन गैस, तो मीथेन गैस तो आप लोगों को पता होगी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए, तो जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अपशिष्ट के कारण ये गैस पैदा होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा, लिंचिंग प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचता है तथा उन्हें दूषित करता है। लिंचिंग एक हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक ठोस वेस्ट होता है ये मिट्टी में और भूमिगत पानी के अंदर पहुंच जाता है और इन्हें भी जाकर प्रदूषित करता है। तो ये हो गए ठोस अपशिष्ट के कुछ इफेक्ट पर्यावरण के ऊपर। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों के नियंत्रण के उपाय। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कुछ उपाय तो होंगे। तो ठोस अपशिष्ट के उपचार या फिर नियंत्रण के बहुत से तरीके हैं, उनमें से कुछ इस तरह है जो कि मैं बता रही हूँ। पहला है भूमि भराव। तो भूमि भराव को सुन के हमें लग रहा है मिट्टी को भरना, भूमि को भरना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कचरे को एक गड्ढे में डालकर डंप कर दिया जाता है। डंप यानी कि उसमें दबा दिया जाता है और पूरा भर जाने के बाद इसे मिट्टी से भर दिया जाता है। अब इसके भी कुछ फायदे हैं। अच्छा देखो, मैं एक और बताती हूँ। जैसे मिट्टी है, इसके अंदर गड्ढा किया, ठीक है, इसके ऊपर एक लेप लगा दिया जाता है, ऐसा सीमेंट टाइप लेप लगा दिया जाता है ताकि जो केमिकल्स हैं वो जल्दी मिट्टी में ना जाए, उसे बचाने के लिए। और फिर इसके अंदर वेस्ट डाला और फिर देन इसको मिट्टी से पूरा भर दिया, कवर कर दिया। तो ये हो गया भूमि भराव। इसके कुछ फायदे हैं। पहला, ये एक बहुत सस्ता विकल्प है। दूसरा, स्थानीय लोगों के लिए इससे रोजगार यानी कि काम की जो वो है वो उत्पत्ति होती है। तीसरा, इससे निकलने वाली मीथेन गैस जो है उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, यानी कि होता है ना गाँव में गोबर प्लांट, वो गोबर गैस प्लांट जो बायोगैस प्लांट होता है उसकी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी एक हानि भी है, यानी कि इसका एक नुकसान भी है, जो कि वो है ये क्षेत्र बहुत प्रदूषित और बदबूदार होता है। यानी कि जिस जगह पे हमने वो गड्ढा बनाया है वो जगह बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाती है और बहुत ही ज्यादा बदबूदार हो जाती है। तो इसके अब कुछ और हानि भी है, जो कि है पहला, भूमिगत जल विषैला हो जाता है। यानी कि क्या होता है, देखो यहाँ गड्ढा किया, यहाँ कोई पानी वगैरह की कोई चीज होगी तो भूमि इससे सारे रसायन जो इसके अंदर गए और ये जो हमारा भूमिगत जल यानी कि मिट्टी के अंदर का जो पानी है ये बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। विषैला मतलब जहरीला। तो एक बार इस क्षेत्र का उपयोग होने पर पुनः इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने एक जगह किसी जगह को भर दिया, डंप करके उसको ढक दिया, अब इस जगह का हम दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें हर बार अलग अलग जगह चाहिए। और वायु प्रदूषण होता है, अभी मैंने बताया था इससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, बदबूदार हो जाता है, तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है। दूसरा हमारा तरीका है भस्मीकरण। तो देखो ये एक निपटान विधि है, ये भी एक तरीका है। इसमें अपशिष्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है और ठोस अपशिष्ट को राख, गैस और ऊर्जा में बदल लिया जाता है। यानी कि उसको जला दो और उससे राख बन जाती है, गैस यानी और ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, इसके लिए बहुत कम भूमि की जरूरत होती है और उत्पन्न गैस का प्रयोग करके हम बिजली भी बना सकते हैं। और इससे जल निकाय यानी कि जो पानी की जितनी भी जगह होती हैं, पोंड, तालाब, नदियाँ, ये सब और जो भूमिगत जल होता है इन पर कोई प्रदूषण का खतरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे हमारा वायु प्रदूषण बहुत होता है। अब इसकी हानि हुई क्या, ये एक बहुत महंगी तकनीक है। दूसरा, इसके लिए हमें कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यार ऐसे हम सिकधर लोगों को तो लगा नहीं सकते ना जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या होगा इससे वो खुद को ही ना जला ले, अपने आप को ही हार्म ना पहुंचा ले। तो तीसरा, इससे जो उत्पन्न गैस होती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी ओजोन परत क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक बार फिर भी हिंट दे देती हूँ। ओजोन परत आप सबको पता होगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत ऐसी है जो हमें घेरे रखती है, यानी कंबल की तरह हमारी पृथ्वी को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं ओजोन परत। और ये हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि जो भी हार्मफुल रेज होती है उनसे बचाती है। तीसरा हमारा समुद्री डंपिंग। देखो डंपिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था, गाड़ देना, डंप कर देना, दबा देना। तो समुद्री डंपिंग यानी समुद्र के अंदर दबा देना वेस्ट को। तो इसके अंदर वेस्ट जो होता है उसको समुद्री तट में डंप कर दिया जाता है और मुख्य रूप से कचरा, अपशिष्ट सामान व रसायन एवं नाभिकीय कचरे को डंप किया जाता है। तो मेनली जो है हम समुद्री डंपिंग किन किन सामान की करते हैं, यानी समुद्र के अंदर हम किस किस चीज को डंप करते हैं, कचरा, अपशिष्ट सामान, रसायन या फिर नाभिकीय कचरे, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट से अगर कोई भी वेस्ट निकला हो, कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट हो तो उसको भी हम समुद्र में डंप करते हैं। और इससे जलीय पारितंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखो क्या आता है भाई, तुमने साफ साफ सारा कचरा समुद्र में डाल दिया तो समुद्र के अंदर रहने वाले जानवर, मछलियां, पेड़ पौधे, हर चीज पर इफेक्ट पड़ेगा और इंसान भी उस पानी को यूज करेगा तो इंसान भी बीमार होगा। चौथा है हमारा ताप अपघटन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस में अथवा नियंत्रित मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है। दहन यानी कि जलाया जाता है, यानी कि कोई एक जगह है जहाँ पे या तो ऑक्सीजन बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो ऐसी जगह पे जलाया जाता है। और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं कि ताप अपघटन द्वारा चारकोल, तार, एसीटोन, ईंधन गैस आदि का उत्पादन होता है। अब देखो कार्बनिक पदार्थ क्या हुए, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन की मात्रा हो, जैसे कि लकड़ी उसके अंदर कार्बन होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हम भी हमारे अंदर भी कार्बन होता है, और जैसे कि कोयला उसके अंदर कार्बन होता है, और मतलब बहुत सारी जैसे प्लांट्स के अंदर भी कार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन होता है अगर उनका हम ताप अपघटन करते हैं यानी कि अगर हम उनको ऐसे जलाते हैं तो उनसे चारकोल, तार, एसीटोन और ईंधन गैस जो इनका उत्पादन होता है। पांचवा तरीका है हमारा वर्मी कल्चर। तो इसके अंदर जितना भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको केंचुओं में मिला मतलब यानी उस वेस्ट के अंदर केंचुओं को डाल दिया जाता है। तो जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को तोड़कर इसे पोषक तत्वों में बदल देते हैं, फिर हम इनको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। छठा तरीका हमारा हुआ पुनर्चलन। तो पुनर्चालन का मतलब क्या है, दोबारा यूज करना। तो इसमें कचरे के उन अंशों का दोबारा प्रयोग किया जाता है जिनका कुछ आर्थिक मूल्य हो, यानी कि अगर कोई चीज ऐसी है जिनको हम दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसको इस्तेमाल कर लो। तो ये वो तकनीक हो गई। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ठीक है, हमने पानी पिया फेंक दिया, बट हम उसकी एक तरीके से हम उसे अपने घर में भी यूज कर सकते थे ना, तो एक ही तरीका हो गया पुनर्चालन। तो कुछ लाभ भी हैं। पहला, प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। दूसरा, संसाधनों का कम उपयोग, यानी कि देखो प्लास्टिक बनाने में अभी जहाँ हमें घर के लिए अलग से प्लास्टिक की बोतल्स चाहिए थी तो हमें प्लास्टिक ज़्यादा चाहिए बोतल बनाने के लिए, तो लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बोतल कम खरीदेंगे घर के लिए तो वो लोग कम बनाएंगे, तो उन लोगों को भी कम संसाधन चाहिएगा, तो इससे भी क्या होगा, संसाधनों का कम उपयोग होगा। या फिर मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको। आप पानी का एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपने पानी अभी कपड़े धोने में यूज किया, आप उस पानी को अपने पौधों में दे सकते हो, उससे अपना घर धो सकते हो, पोछा लगा सकते हो, तो पानी एक संसाधन हो गया हमारे लिए। ठीक है, अगर हम उसको हर बार नया नया पानी लेंगे तो पानी ज्यादा यूज होगा, और अगर हम उसको बार बार पुनः उपयोग करेंगे तो इससे हमारा जो पानी संसाधन है उसका कम इस्तेमाल होगा और वो आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बच पाएगा। और उत्पादन में ऊर्जा के उपयोग में कमी, यानी कि इससे क्या होगा, अगर हम देखो अभी मैं दोबारा वही वाला बोतल वाला एग्जाम्पल दूंगी। एक बोतल को बनाने के लिए कुछ एनर्जी भी तो लगती होगी ना, ऊर्जा भी तो लगती होगी, तो अगर वो लोग कम ऊर्जा यानी कि अगर वो लोग कम बोतल्स बनाएंगे तो उनको ऊर्जा की भी कमी लगेगी, यानी कि उपयोग कम करेंगे। सातवां तरीका हो गया हमारा पुनः उपयोग। ये भी वही है, दोबारा से इस्तेमाल कर लेना। इसमें सामान को फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग किया जाता है, इससे प्रदूषण कम होता है, संसाधनों का संरक्षण होता है, यानी कि बचाव होता है। घातक अपशिष्ट से स्टार्ट करना है हमें। तो देखो घातक अपशिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं हैजर्ड्स वेस्ट। देखो नॉर्मल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो घातक मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खतरा हो, ठीक है ना, जो खतरनाक हो। तो हैजर्ड्स वेस्ट यानी घातक अपशिष्ट, यानी ऐसा अपशिष्ट, ऐसा कचरा, वेस्ट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और ये बात तो आप दिमाग में बिठा लो, वेस्ट कोई भी हो वो हमारे लिए है ही हार्मफुल। बस इन्होंने ऐसी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ई वेस्ट वगैरह, मतलब ऐसे इन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दी है, लेकिन कोई भी कचरा क्यों ना हमारे लिए तो हार्मफुल ही है भाई, हमारे लिए कौन सा वो कुछ हमें देके जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, आज समाज बहुत बड़ी मात्रा में घातक अपशिष्ट पैदा कर रहा है। तो आज का जो हमारा समाज है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में यानी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर घातक अपशिष्ट को पैदा कर रहा है, यानी घातक अपशिष्ट जो है उसे प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये रसायन उत्पादक, कागज के कारखानों, भट्टियों, तेल शोधक संयंत्रों और अन्य उद्योगों से पैदा होता है। तो ये जो घातक अपशिष्ट है कहाँ कहाँ से पैदा होता है, यानी कहाँ कहाँ से निकलता है, अब मैं ये बता रही हूँ आपको। तो ये रसायन उत्पादक, रसायन उत्पादक यानी देखो रसायन का मतलब होता है केमिकल, ठीक है ना, तो जहाँ पे भी केमिकल्स वगैरह बनते हैं तो ये वहां से भी अपशिष्ट, ये घातक अपशिष्ट वहां से भी निकलता है। कागज के कारखानों से, भट्टियों से, तेल शोधक संयंत्र यानी कि ऐसी जगह, ऐसे प्लांट, ऑयल प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट, ठीक है ना, देखो संयंत्र का मतलब होता है प्लांट्स। अब ये पेड़ पौधे वाले प्लांट्स तो है नहीं, अब ये कैसे वाले प्लांट्स है, तो जैसे कि होता है आपका ऑयल प्लांट, वाटर प्लांट, एनर्जी प्लांट, जैसे होते ना, मतलब बहुत बड़े एरिया पे किसी एक चीज के ऊपर काम किया जाता हो तो उस पूरी जगह को, उस पूरी फैक्ट्री वगैरह को बोल देते हैं प्लांट। तो ऐसे तेल शोधक प्लांट यानी ऐसी जगह जहां पर तेल निकाला जाता हो तो वहां पर भी घातक अपशिष्ट निकलते हैं। और अन्य उद्योग यानी कि ऐसे बहुत से ऐसे उद्योग है जिनसे भी ये पैदा होते हैं। ये वे अपशिष्ट हैं जो मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये जो अपशिष्ट है घातक अपशिष्ट, ये मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं।
घातक अपशिष्टों के कारण पर्यावरण की समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी खतरे। देखो क्या बात है, ये जो हमारे घातक अपशिष्ट हैं इनके कारण हमारे पर्यावरण पे क्या समस्याएं पैदा हो रही है और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो अब इनसे रिलेटेड खतरों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अधिकतर अपशिष्टों का भूमिगत निपटारा किया जाता है, इसलिए भूमिगत जल का प्रदूषण पर्यावरण से संबंधी गंभीर समस्या है। मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम मतलब जिसका जो निपटारा है वो भूमिगत तरीके से किया जाता है। भूमिगत यानी कि उसको कचरे को, कूड़े करकट को जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी कचरे से निपटारा पाने का। तो इसमें यही बोला गया है कि अधिकतर कचरे को भूमिगत निपटारा किया जाता है और इससे क्या होता है, जो हमारी जमीन के अंदर का जो पानी होता है यानी कि जो भूमिगत जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, जिससे कि पर्यावरण पर बहुत बड़े गंभीर समस्याएं मतलब जो है गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब देखो ना फ्रेंड्स, कॉमन सी बात है, आपने एक गड्ढा किया, उसके अंदर कूड़ा डाल दिया, ठीक है, फिर उसको ढक दिया। अब ये जो कूड़ा है ये सड़ेगा गलेगा, अब यहीं पे पानी है, ठीक है ना, तो ये धीरे 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 मिट्टी के थ्रू पानी में जाएगा। अब यही पानी जो है आगे चल के आप पियोगे और हम मतलब नदियां वदियां ये पानी जाकर उनमें मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्सेनिक, पारा और शीशा आदि घातक पदार्थ हैं। शीशा के द्वारा मस्तिष्क रोग भी पैदा होता है। तो देखो आर्सेनिक, पारा और शीशा ये जो तीनों चीजें मैंने बता दी, ये पदार्थ है कुछ, ठीक है ना, ये ना हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ। तो और शीशा के द्वारा जो होता है मस्तिष्क रोग यानी दिमागी बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो कि इन अपशिष्टों के अंदर पाए जाती हैं। ये सारी पदार्थ जो हैं अपशिष्टों के अंदर पाए जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। प्रदूषित जल ग्रहण करने से मानव के मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। देखो अगर हम गंदा जल पिएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग पर भी बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और हमारी दिमागी हालत भी जो है वो खराब हो जाएगी अगर हम हर रोज गंदा पानी पिएंगे तो। इससे जलीय जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखो क्या होता है, जो एक गंदे वाला अपशिष्ट होता है, जो घातक अपशिष्ट होता है, इससे जलीय जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जलीय जीवन का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी जल के अंदर जो जीवन होता है, मछलियां, जल वाले पेड़ पौधे, मतलब पानी के अंदर जितनी भी मछलियां वगैरह रहती हैं उन सबके जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ई अपशिष्ट। अच्छा आज ना मैं छत के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, मतलब छत पे हूँ मैं, तो इसलिए आपको थोड़ा शोर शराबा ज्यादा आ रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो नेक्स्ट है हमारा ई अपशिष्ट। देखो ई यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ इसका मतलब मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली की या फिर जितनी भी चीजें होती हैं बैटरी वगैरह से चलने वाली ये चीजें, इनसे मतलब ये कुछ खराब हो जाए तो उसको बोलते हैं ई अपशिष्ट। तो ई वेस्ट, ओके। सो ई अपशिष्ट या अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वह शब्द है जिसका प्रयोग पुराने, खत्म हो चुके या बिजली का उपयोग कर रहे उपयोगहीन यानी कि खराब उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये जो ई अपशिष्ट या फिर अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, देखो एक वर्ड तो हो गया हमारा ई अपशिष्ट, या फिर हम बोल दें अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये वाला, ठीक है। ये दोनों वो शब्द हैं जिनका उपयोग हम उन चीजों के लिए किया जाता है, मतलब उन चीजों के लिए करते हैं जो या तो खराब हो चुकी हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है, जो जिसका मतलब जो बिजली का इस्तेमाल करती है, और मतलब इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं ई अपशिष्ट का यूज, इस शब्द का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में कोई मोबाइल वेस्ट पड़ा हो, ठीक है ना, खराब पड़ा है, तो वो आपके लिए एक ई अपशिष्ट हो गया। आपके घर का फ्रिज खराब हो गया तो वो आपके लिए एक ई अपशिष्ट हो गया। आपके घर का टीवी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, ऐसी जितनी भी चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक, जितना भी मटेरियल होता है वो सब आ जाता है ई अपशिष्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर, फ्रिज आदि शामिल है। इनमें अनेक खतरनाक रसायन एवं भारी धातुएं जैसे कैडमियम, बेरिलियम तथा शीशा आदि पाए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इन सब चीजों के अंदर, और भारी धातु यानी कि हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि कैडमियम, बेरिलियम और शीशा आदि पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के तेजी से डिजिटल होने के कारण ई कचरा, देखो ई वेस्ट बोलो, ई अपशिष्ट बोलो या फिर ई कचरा बोलो, बात एक ही है। और मैंने अभी पीछे एक बहुत बड़ी टर्म भी बताई थी, वो
अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण करके, तो वो भी एक ही वर्ड है, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तेजी से डिजिटाइजेशन हो रही है, यानी लोग जो है डिजिटल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होता जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है, यानी इसके अंदर डेवलपमेंट अभी चल रही है। तो इंडिया अपने आप को डेवलप कर रही है और ये अपने आप को डिजिटल चीजों की तरफ बढ़ावा दे रही है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ई अपशिष्ट जो है, ई कचरा जो है वो इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इंडिया इतना ज्यादा कचरा पैदा कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। भारत के 10 राज्य कुल ई वेस्ट का लगभग 70% ई वेस्ट उत्पादित करते हैं। अब तुम ये देख लो, भारत के अंदर हमारे कितने राज्य हैं, उसमें से 10 राज्य, यानी कि सिर्फ 10 स्टेट्स ही ऐसी हैं जो टोटल ई वेस्ट का 70% उत्पादित करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 70% वेस्ट तो 10 राज्यों से निकल जाता है, बाकी तो दूर की बात। तो इसमें से भी 65 शहर यानी 65 शहर ऐसे हैं जो 60% ई वेस्ट के लिए जिम्मेदार है। इन 10 राज्यों में से भी सिर्फ 65 शहर ऐसे हैं जो 60% ई वेस्ट पैदा करते हैं। भारत के अलावा चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी ऐसे देश है जहां ई कचरे का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। हमारे इंडिया को अगर हटाया जाए लिस्ट से, तो चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके अंदर ई वेस्ट जो है वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर बढ़ गया है, यानी इतना ज्यादा हो गया कि अब इन लोगों को उसका निपटारा करने के तरीकों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर ई वेस्ट। दूसरा है, भारत में हर साल करीब 22 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। इंडिया के अंदर हर साल, यानी हम पर ईयर लगाए तो 22 लाख टन ई वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ई वेस्ट के स्रोत यानी कि सोर्सेस, यानी कि ऐसे क्या क्या कारण है जहां से ई वेस्ट आ रहा है। तो ई वेस्ट के स्रोत को है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है घरेलू वस्तुएं, इनको व्हाइट गुड्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर घर में जितनी भी चीजें होती है हमारे घरेलू सामान, जैसे कि एसी, कपड़े धोने वाली मशीन आदि, फ्रिज वगैरह, ये सब आता है। दूसरा है ब्राउन गुड, क्या है ब्राउन गुड्स, तो इसके अंदर टीवी, कैमरा आदि ये सब आते हैं ब्राउन गुड्स के अंदर। थर्ड है हमारे ग्रे गुड्स, इसके अंदर कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल आदि ये सारे सामान आते हैं। तो क्या क्या सोर्सेस थे, यानी सोर्सेस को 3 वर्गों में बांट दिया था स्रोत को। पहला था व्हाइट गुड्स, दूसरे थे ब्राउन गुड्स एंड तीसरे थे ग्रे गुड्स। अब मैंने आपको समझा दिया इनमें क्या क्या आता है। अब बात करते हैं ई वेस्ट का प्रभाव, यानी ई वेस्ट का हम इंसानों के ऊपर, ठीक है ना, जानवरों के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ई वेस्ट में बहुत से खनिज एवं रसायनों का प्रयोग होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे खनिज और ऐसे रसायन होते हैं जिनका इसमें इस्तेमाल होता है, जो हवा के लिए, पानी के लिए, और मतलब हवा और पानी के माध्यम से हम इंसानों में और हमारे पारितंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इन शॉर्ट अगर समझाऊं, ई वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जो पानी और हवा के जरिए हम तक पहुंचते हैं और हम पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है प्लास्टिक, मोबाइल, पीवीसी आदि से आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, बेरिलियम आदि तत्वों का निष्कासन होता है, जो कि पर्यावरण पर खतरनाक विषैला प्रभाव डालते हैं। देखो, प्लास्टिक जो भी चीजें होती है, प्लास्टिक की कोई भी बनी हुई चीज हो, मोबाइल जो हमारे होते हैं, और पीवीसी से बनी हुई कोई भी चीजें होती हैं, इन सबसे आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, बेरियम, मतलब ऐसे ऐसे मटेरियल्स इन सब चीजों से निकलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा खतरनाक यानी कि जहरीला प्रभाव डालते हैं। सीसा किडनी पर प्रभाव डालता है। देखो, सीसा मैंने शायद बताया था लेड होता है, लेड जो होता है वो हमारी किडनी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और इससे जनन क्षमता होता है बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, इसमें भी कमी आती है। इससे बच्चों के मानसिक विकास में भी बाधा आती है। तो ये जो सीसा होता है इससे बच्चों के मानसिक विकास में भी बहुत बड़ी अड़चन आती है, बच्चों का मानसिक विकास भी इससे रुकता है, यानी उसमें भी बाधा डालता है ये। ई वेस्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे मानव को कई श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती है। देखो क्या होता है, अगर हम इन मोबाइल्स वगैरह को जला देंगे तो इतना गंदा वाला धुआं निकलेगा ना कि मतलब हमें उससे बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने वाले हमें इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि हम बता भी नहीं सकते और कितनी खतरनाक हो जाएंगी। तो इसलिए इन्हें जलाना तो सोचना भी मत। अगर कभी सो रहा हो ना, मतलब आपके पास कोई मोबाइल वगैरह पड़ा, आपको समझ ना आ रहा हो क्या करें, या फिर कोई भी चीज प्लास्टिक वगैरह की कोई भी आप सोचो चल छोड़ जला देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना। ये आपके लिए भी हार्मफुल है और आपके एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और आपके आसपास जो भी कोई लोग होंगे मतलब उनके लिए भी हार्मफुल है। नेक्स्ट है, अगर पारा, सीसा आदि को सही तरीके से नष्ट ना किया जाए तो ये मिट्टी में मिलकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं।
देखो अगर इन सब मटेरियल्स को, इन सब केमिकल्स को अच्छे से इनको निपटारा ना किया जाए, इनको ख़त्म ना किया जाए, तो ये क्या होता है, इन्हें ये मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलकर मिट्टी के अंदर जितना भी भूमिगत पानी होता है, जल होता है, उनको प्रदूषित कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, वो जितने भी सब्सटेंस होते हैं अगर हम उन्हें मिट्टी में दबा देंगे तो वो मिट्टी में जल में पहुंच जाते हैं और जो आगे चलकर सतह पर आ जाते हैं। और जो लोग जलीय निकाय में नदी, तालाब, ठीक है ना, ये कुंड वगैरह, कुएं वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। तो जो लोग इन जगह से पानी पीते हैं तो उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो मैंने वही बताया था कि भूमिगत जल गंदा हो जाएगा जिससे कि हमें बीमारियां हो सकती हैं। अब ई कचरे से हवा, पानी और मिट्टी में गंभीर प्रदूषण होता है। अब देखो ई वेस्ट से जो है हवा में, पानी में और मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंभीर प्रदूषण होता है। ई कचरे से निकले रसायन मिट्टी से मिलकर मृदा प्रदूषण करते हैं, जिसके जरिए फसल प्रदूषित हो जाती है, जिससे कि ये मनुष्य के संपर्क में आ जाते हैं और इससे मनुष्य के दिमाग, दिल, लीवर, किडनी और हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सोचो आपने कोई गड्ढा किया, उसके अंदर अपना ई वेस्ट डाल दिया, आपने तो ढक दिया, आपकी तरफ से तो आपका वेस्ट खत्म, लेकिन अब वो उसके अंदर पड़ा रहेगा। थोड़ा जो चीज़ें ऐसी होंगी कि वो डिकम्पोज होने वाली होंगी तो वो चीज़ें डिकम्पोज हो जाएंगी, उनसे केमिकल्स निकलेंगे, अब वो मिट्टी में जाएंगे और वहीं पे आसपास कहीं खेती हो रही है, अब वो केमिकल्स धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए। अब वहां कहीं खेती में सोचो आप, वहां कहीं लग रहा है अनाज, अब पानी भी देते हैं किसान, वहां पर पानी के थ्रू अनाज ने, जो खेती थी उसने सारे केमिकल्स को अपने अंदर सोख लिया। अब वो अनाज खा रहे हो आप बीमार हुए ना हुए, वो जो प्रदूषण था कहीं ना कहीं आपके पास आ गया और उसने आपके दिल, दिमाग, लीवर, किडनी और हड्डियों पर इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाला कि आप बता भी नहीं सकते। अब मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। नेक्स्ट है ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। तो ये एक नियम बनाया गया था। तो इस नियम से पहले ई अपशिष्ट यानी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 लागू हुआ था। यानी 2016 वाले इस नियम से पहले एक ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 लागू हुआ था। इस वाले नियम के अंदर कि ई अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाए और कैसे हैंडल किया जाए, ये सब बताया हुआ था। इस नियम के दायरे में कुल 21 प्रकार के उत्पाद शामिल किए गए हैं। यानी जो ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 है, इसके अंदर 21 प्रकार के उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अलावा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी इस वाले नियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा CFL जो हमारे घर पर जलती हैं, CFLs, उसको भी ऐड किया है और मरकरी पारा युक्त लैंप शामिल किए गए हैं। यानी कि कुछ ऐसी लाइट्स भी शामिल की हैं जिनके अंदर मरकरी और पारा यूज किया जाता है। इसमें ई कचरा नष्ट करने तथा पुनर्चक्रण करने के कार्य में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, यानी देखो ये जो नियम है इसके अंदर ई कचरा नष्ट करने और पुनर्चक्रण करने, यानी कि जो भी वो श्रमिक होते हैं, वो कारीगर होते हैं जो ई कचरे यानी ई वेस्ट को जिनका निपटारा करते हैं, तो उन श्रमिकों से रिलेटेड मतलब जो है उन श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कुछ जिम्मेदारियां दी गई है इस नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। यानी कि अगर सरकार, राज्य जो है, अगर वो उन लोगों की यानी उन श्रमिकों की सुरक्षा करने में कहीं भी लापरवाही दिखाती है तो उनको दंड भी दिया जाएगा। तो उस नियम में मतलब जो है अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें दंड भी दिया जाएगा। दंड का प्रावधान भी शामिल किया गया उस नियम के अंदर। ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार और निस्तारण की विधियां, यानी ई वेस्ट जो होता है यानी इलेक्ट्रिकल वेस्ट जितना भी होता है उसको हम सुरक्षित उपचार कैसे कर सकते हैं उसका, और उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उन सब की विधियां हैं। तो मुख्यतः 5 प्रकार से किया जा सकता है। तो ई वेस्ट को जो है उसको निस्तारण और उसका उपचार। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्यतः, देखो यहाँ पे मैंने ना फ्रेंड्स 5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मुझे 7 लिखना है, ठीक है ना, मैंने पेंसिल से 7 कर दिया है। तो मेनली 7 तरीके से जो है ई वेस्ट का उपचार और उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो अब वो कौन से तरीके हैं? पहला भूमि में दबाना जिसको बोलते हैं लैंड फिलिंग, दूसरा पुनः चक्रण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसाइकलिंग, थर्ड है भस्मीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिनरेशन, एंड फोर्थ इज एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी, फिफ्थ पुनः उपयोग रीयूज, 6 विखंडन एंड 7 परिशोधन। एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा भूमि में दबाना। तो भूमि में दबाना क्या होता है? ई वेस्ट को जमीन में गड्ढों का निर्माण कर उसमें ई वेस्ट को डालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। क्या होता है, देखो ये ज़मीन है, इसमें गड्ढा किया और इसके अंदर अपना सारा ई वेस्ट डाला और फिर इसे दबा दिया ऊपर से। तो ये एक तरीका हो गया भूमि में दबाना।
सुरक्षा के लिए गड्ढों को प्लास्टिक की मोटी शीट से ढककर दबाया जाना चाहिए। यानी कि अब सुरक्षा के लिए देखो किस चीज़ की सुरक्षा करनी है अब हमें। देखो अगर हम इसे प्लास्टिक की कवर से ढककर नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, जितना भी ये ज़्यादा ई वेस्ट है ना हमारा, ये सारा इसका रिसाव होएगा, मिट्टी में जाएगा ऊपर, मतलब हमारी भूमि प्रदूषण हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे भी एक प्लास्टिक का कवर करना चाहिए और यहाँ पे भी इसको प्लास्टिक से ढक देना चाहिए ताकि जो हमारा भूमि प्रदूषण ना हो। तो ये एक तरीका हो गया भूमि में दबाना। सेकंड इज भस्मीकरण, जिसको मैंने आपको इंग्लिश में बताया था इंसिनरेशन। देखो भस्मीकरण नाम से क्या समझ आ रहा है, भस्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जल जाना, जलाना किसी चीज़ को। तो इस प्रक्रिया में वेस्ट को इंसिनरेटर के अंदर डालकर 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाना चाहिए, यानी जलाया जाता है। देखो अब इंसिनरेटर क्या होता है, ये एक टाइप की सिलेंडर टाइप मशीन टाइप होती है, उसके अंदर ये अपना सारा ई वेस्ट डाल देता है और फिर उसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन कर देते हैं, 900 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका सेट कर देता है। फिर जितना भी ई वेस्ट होता है वो उस टेम्परेचर पे जल जाता है और वो एक पाउडर टाइप सब्सटेंस यानी कि भस्म जो होता है मतलब जलकर उसकी राख बन जाती है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा भस्मीकरण क्या होता है। तो हमारे भस्मीकरण प्रक्रिया का दूसरा पॉइंट है जिससे ई वेस्ट की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और उसमें उपस्थित पदार्थ की विषाक्तता यानी कि जहरीलापन जितना होता है उसके अंदर का वो काफ़ी कम हो जाती है। तो देखो क्या होता है, जैसे इंसिनरेटर के अंदर डाला, वो हमने डाला तो था उसको सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो उसके अंदर क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो उससे उसकी मात्रा कम हो जाती है और उसके अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो सब भी कम हो जाते हैं। इंसिनरेटर में लगी हुई चिमनी से निकलने वाला धुएं एवं गैस को वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से गुजारा जाता है ताकि उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं फैले। देखो अब ये हमारी इंसिनरेटर की पूरी एक मशीन हो गई। यहाँ पे एक वो लगा रहता है छोटा सा चिमनी, जिससे कि जितना भी धुआं निकलता है वो बाहर निकलता है। तो देखो अब धुएं को बाहर निकलने से पहले इस चिमनी के यहाँ पर एक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था होती है जिससे ये धुआं होकर गुजरता है, ताकि अगर देखो ये धुआं अगर डायरेक्ट हवा में छोड़ दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, हम लोगों को काफ़ी हद तक बीमारियाँ हो जाएंगी। बिकॉज ई वेस्ट जो होता है वो काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, अगर उसको जलाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस प्रोड्यूस करता है जो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे वातावरण के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए उसको यहाँ पे चिमनी से निकालने से पहले उसको वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से होकर गुजारते हैं ताकि वह काफ़ी हद तक साफ़ हो जाए और उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण ना फैले। नेक्स्ट है हमारा पुनः चक्रण। देखो पुनः चक्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मॉनिटर, टीवी, लैपटॉप, कीबोर्ड, टेलीफोन, फैक्स मशीन, सीडी ड्राइव आदि उपकरणों का पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखो अगर कोई चीज़ थोड़ी पुरानी हो गई तो उसको ठीक करके उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा देखो क्या होता है इसमें, पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल करना, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना है। उसको अगर वो थोड़ी ख़राब हो गई है उसको दोबारा ठीक कर देना तो वो रिसाइकल हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न धातुओं एवं प्लास्टिक को तोड़ फोड़ कर अलग अलग करके उसकी पुनः उपयोग हेतु संरक्षित कर लिया जाता है। तो क्या होता है इस वाली प्रक्रिया में, अगर कोई भी धातु और प्लास्टिक जो होता है उनको अलग अलग कर लेते हैं तोड़ कर, यानी कि जितनी भी मेटालिक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है उनमें से धातु वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं तोड़ के और प्लास्टिक वाले पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, फिर उनको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं और ये एक पूरी प्रक्रिया हो गई पुनः चक्रण की। नेक्स्ट हमारा एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के मेटल जैसे लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि धातुओं की रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का उपयोग किया जाता है। इस वाली प्रक्रिया में हम अलग अलग मेटल्स की रिकवरी के लिए यानी कि उनको निकालने के लिए किसी चीज़ में से स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज़ करते हैं। बचे हुए प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो देखो क्या होता है, कोई जैसे हमारे पूरा सब चीज़ें हो गई, मतलब ये मेरा एक पूरा बाउल हो गया, इसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें डाल दी, जितना भी मेरा ई वेस्ट था मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या हो जाएगा, जो मेरे मेटल्स थे ना वो सब तो पिघल के एसिड की वजह से वो पिघल के इसके अंदर आ जाएंगे और बाकी सब चीज़ें एसिड की वजह से जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो फिर हम उसमें से अपना मेटल को निकाल सकते हैं। तो और जो बचा कुचा प्लास्टिक वेस्ट होता है तोड़ फोड़ कर जो अलग निकाला जाता है उसको दोबारा रिसाइकल कर लिया जाता है। तो ये हो गया एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी। नेक्स्ट है हमारा पुनः उपयोग। तो पुनः उपयोग क्या होता है, रीयूज। तो इस प्रक्रिया में पुराने उपकरणों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा से उपयोग हेतु बनाया जाता है और उसी को बोलते हैं पुनः उपयोग। थर्ड है विखंडन। इस प्रक्रिया में वेस्ट को फैक्ट्री में इकट्ठा करके, यानी जितना भी कूड़ा कचरा होता है वेस्ट होता है उसको फैक्ट्री में इकट्ठा करके धातुओं को अलग अलग डब्बे में डाला जाता है, फिर इन धातुओं को पुनः उपयोग कर काम में लिया जाता है। देखो विखंडन का मतलब ये, विखंड का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो सारे वेस्ट को एक जगह ले आते हैं, फिर उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उनको दोबारा से काम में ले लिया जाता है। ये प्रक्रिया हो गई हमारी विखंडन। तो ये कुछ तरीके थे
कि ई वेस्ट को उपचार कैसे किया जाए और उनका निस्तारण कैसे किया जाए। तो मैंने आपको ये सब क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा कार्रवाई योजना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, भारत देश में गंगा नदी पवित्र नदियों में से एक है। आप लोगों को भी पता है हमारे इंडिया के अंदर गंगा नदी को कितना ज़्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा भारत देश की प्रमुख नदी है। हाँ ठीक है। लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्थाएं इस नदी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, हम लोगों की धार्मिक भावनाएं और आस्थाएं इस नदी से जुड़ी हुई है, ये सब आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नदियों में अपशिष्ट पदार्थों के फेंके जाने तथा धार्मिक रीति रिवाजों के चलते गंगा जैसी पवित्र नदियाँ दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही हैं। अब देखो क्या होता है, गंगा नदी में हम इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फेंकते जा रहे हैं अपने धार्मिक रीति रिवाजों के कारण भी, तो इससे क्या रहा, हमारी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। देखो मैं मानती हूँ फ्रेंड्स कि हाँ, हमारे रिचुअल्स अपनी जगह है, रीति रिवाज करने चाहिए, हमें अपनी गंगा मैया की पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन हमें इस काम को इस हिसाब से करना चाहिए, ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि हमें अपनी गंगा नदी को या फिर किसी भी नदी को गंदा नहीं करना है। क्योंकि देखो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इतनी गंदगी अगर हम फैलाएंगे, हमें आगे चलकर पीने का पानी नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को अपने बारे में सोचते हुए उसके साथ साथ हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना पड़ेगा कि अब आगे चलकर जो पीढ़ियाँ आएंगी हम क्या चाहते हैं कि उन्हें गंगा नदी देखने को ही ना मिले। हाँ, इतनी गंदगी फैला दे कि वो लोग कहे तो नाला है। तो हमें नदियों को इतना साफ तो रखना चाहिए ना कि आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी देख सके, वो भी गंगा मैया की वगैरह कर सके। अब देखो नेक्स्ट है, भारत ने 1985 में नदियों की सफाई के लिए गंगा कार्यवाही योजना शुरू की थी। तो भारत में 1985 में नदियों की सफाई के लिए मेन जो मतलब पूरी इवेंट शुरू किया गया था गंगा कार्यवाही के नाम से, जो सबसे बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ी योजना थी जिसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 1985 में हुई थी नदियों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है सन 1986 से 1993 तक, यानी 86 से 93 तक इस योजना को चलाया गया। इस योजना के तहत गंगा को निर्मलीकरण, देखो निर्मलीकरण का मतलब होता है साफ करने का प्रयास किया गया। तो ये जो योजना थी इसमें हमने कोशिश की थी सरकार ने कि गंगा नदी को साफ किया जाए जितना हो सकता है। वर्तमान समय में 5 लाख से अधिक आबादी वाले 100 से ज़्यादा शहरों का मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, लाशों और जले हुए अवशेषों आदि को बहाया जाता है। आज के टाइम पे 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ऐसे 100 शहर हैं जिनका जो सारा कूड़ा कचरा नदियों में यानी गंगा नदी में फेंका जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, लाश और जले हुए अवशेष जो मैंने अभी आपको बताया उन सबको बहाया जाता है। तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कूड़ा जो है, इतना ज़्यादा कचरा गंगा नदी में फेंका जाता है कि वो हद से ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। इस योजना के दूसरे चरण में गंगा की सहायक नदियों अर्थात यमुना, गोमती और दामोदर की सफाई शामिल होने के कारण इसमें यमुना कार्यवाही योजना, गोमता कार्यवाही योजना और दामोदर कार्यवाही योजना इसमें जुड़ गई। तो देखो अब इस योजना का जो दूसरा चरण था, दूसरा स्टेप था, उसमें क्या था, गंगा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, यानी कि देखो ये गंगा नदी हो गई। अब जितनी भी नदियाँ गंगा में आके मिलती हैं वो हो गई सहायक नदियाँ। ये 5 नदियाँ मैंने आपको दिखा दी कि ये गंगा में आके मिल रही है, ये मेन है मेरी गंगा नदी। तो सहायक नदियाँ भी आप समझ गए होंगे क्या होती है। मेन नदी से आके अगर कोई छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उनको बोल देते हैं सहायक नदियाँ। तो गंगा के साथ साथ अब उसकी सहायक नदियों को भी साफ किया जाने लगा दूसरे चरण में। तो इसके अंदर यमुना कार्यवाही योजना, गोमती कार्यवाही योजना, दामोदर कार्यवाही योजना भी इसके साथ साथ जुड़ गई। ओके, नेक्स्ट है गंगा बेसिन नदी में भारत की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। क्या तो यानी गंगा बेसिन नदी जो है उसमें भारत की लगभग 35% पॉपुलेशन जो है वो वहाँ रहती है। गंगा नदी वर्तमान में भारत की प्रदूषित नदियों में से एक है। इसमें लगभग हर रोज 1 बिलियन लीटर सीवेज डाला जाता है। सीवेज का मतलब गंदा पानी, कूड़ा कचरा सब कुछ। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गंगा के प्रति 100 मिलीलीटर जल में 60,000 से ज़्यादा कोलिफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं जो मानव के लिए हानिकारक है। अगर हम 100 ml देखें, यानी सिर्फ 100 ml, तो उसके अंदर सिर्फ 60,000 ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो हम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप लोग सोच सकते होंगे हमने गंगा का पानी किस हद तक गंदा कर दिया है कि अब उसमें इतने ज़्यादा वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल हो गई है। कहाँ एक टाइम पे गंगा का पानी इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता था कि अगर कोई बीमारी है गंगा का पानी पी लो तो उससे बीमारी भी ठीक हो जाती थी। अब सोचो उल्टा ये बीमारी दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम।
तो स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या नमामि गंगे है। तो जो स्वच्छ गंगा जो हमारी पूरी योजना था कि हमारी गंगा को साफ करने की जो योजना थी, इसका एक आधिकारिक नाम जो है वो है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या फिर नमामि गंगे। यानी कि जो उसका ऑफिशियल नेम था गंगा को साफ करने की जो पूरा योजना थी, उसका ऑफिशियल नेम था एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या नमामि गंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नमामि गंगे कार्यक्रम, यानी गंगा को साफ करने का जो कार्यक्रम था। यह मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम मिशन है। यानी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा मिशन है, ये नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम मिशन है। उनका ड्रीम था कि गंगा मैया को साफ किया जाए। यह परियोजना 2014 में और मोदी सरकार द्वारा लाई गई। तो ये जो परियोजना थी इसको 2014 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया था। इसके तहत गंगा नदी की सफाई के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मई 2015 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया। यानी कि 2015 में केंद्र सरकार ने अपने इस कार्यक्रम के लिए अगले 5 सालों के लिए 20,000 रुपये का फंड दिया, 20,000 करोड़ रुपए का फंड दिया कि अब हम गंगा को साफ करने में अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेंगे। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि तथा गंगा के घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए अलग से 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया। अब ये जो पूरी परियोजना चल रही है, इसके तहत सरकार ने 2037 करोड़ की धनराशि जो है उसका अलग से फंड दिया है कि हम इसका यूज़ करेंगे और गंगा के घाटों के निर्माण के लिए, उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, यानी कि लाइट्स वगैरह के लिए, उन्हें सुंदर बनाने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है इस पूरी परियोजना को। यह कार्यक्रम हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, पटना और केदारनाथ में कराया जाएगा। अब ये जो पूरी परियोजना है, पूरा कार्यक्रम है, इसे इन 5-6 जगह पे कराया जाएगा। कहाँ पे? हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, पटना और केदारनाथ। नमामि गंगे परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। तो देखो ये काफ़ी स्टेप्स में पूरी होगी। देखो अब इतनी बड़ी परियोजना है कि गंगा मैया को साफ भी करना है, उसके साथ साथ घाटों का निर्माण करना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, उसके मतलब फिर एक जगह पे तो करना ही नहीं है कि सिर्फ हरिद्वार में कर लिया, अलग अलग शहरों में करना है। तो इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को अलग अलग स्टेप्स में करना है, पूरे चरणों में बांट दिया गया है। इसके द्वारा सहायक नदियों की सफाई भी की जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो इस परियोजना के द्वारा सहायक नदियों की सफाई भी की जाएगी जो आके गंगा नदी में मिलती हैं। अधिकारियों को उन शहरों का भी प्रबंधन करना है जहां से ये नदी गुजरती है। इस परियोजना का एक प्रमुख भाग पर्यटन का विकास करना है। अब जितने भी अधिकारी इस परियोजना से जुड़े हुए हैं उनका मेन मोटिव ये भी है कि जिन शहरों से ये नदियां जुड़ी हुई हैं उनका भी विकास किया जाए, यानी कि उनका भी प्रबंधन किया जाए, उन शहरों में जाके भी नदी को साफ किया जाए। और इस परियोजना का एक मेन प्रमुख भाग पर्यटन का विकास करना है, यानी कि टूरिस्ट को बढ़ावा देना, टूरिज्म को, ताकि बाहर से लोग हमारे देश में आए गंगा मैया को देखने, तो जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट अब 5 जुलाई 2016 को इस कार्यक्रम के तहत 231 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। 2016 5 जुलाई को इस परियोजना के तहत इसके साथ साथ 231 परियोजनाओं को और शुरू किया गया। इसके अंतर्गत नदी का भारी प्रदूषण स्तर और औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट कचरा और आम जनता द्वारा डाला गया कचरा भी एक मुद्दा है। तो देखो अब इसके अंदर क्या आता है कि नदियों में जितना भी भारी प्रदूषण स्तर है, जितना भी बहुत ज़्यादा हमने लेवल पर इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ है, जितने भी उद्योगों से जितना भी अपशिष्ट आता है, कूड़ा कचरा, हम आम जनता द्वारा फैलाया गया कचरा, ये एक मुद्दा है कि इनको साफ करना है उनको। नेक्स्ट है नदी विकास, जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने निम्न कार्य योजना तैयार की। अब नदी विकास, जल संसाधन और गंगा संरक्षण एक मंत्रालय है जिन्होंने ऐसे इन अलग अलग कार्यों के लिए योजना तैयार की है। पीने का जल उपलब्ध कराना, स्वच्छता और ग्रामीण विकास, शहरों का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण, जलवायु और वन परिवर्तन। ठीक है, तो यानी ये जो पूरा मंत्रालय था इसने इन अलग अलग कार्य योजनाओं को भी तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा निर्मल धारा ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन। अब ये निर्मल धारा करके एक और परियोजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन करना आता है। तो वर्ष 2022 तक गंगा तट की सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ का प्रावधान किया है। अब क्या किया है 2022 तक, यानी इस साल तक गंगा तट के आसपास जितने भी गाँव हैं उन सभी की ग्राम पंचायतों को
खुले में शौच, यानी कि देखो क्या होता है, आज के टाइम पे ऐसी बहुत सी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज भी वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, खुले में जाके वॉशरूम वगैरह शौच करते हैं। तो उससे मुक्त कराने के लिए उन गाँव को, उस जगह को, गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिससे कि उन गाँव में जाके वॉशरूम वगैरह बनाए जाए ताकि ये लोग गंगा नदी के पास या फिर खुले में शौच ना करें। इसमें दलदली भूमि का संरक्षण करना, गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेस की स्थापना करना, गंगा तटों पर नदी विनियामक क्षेत्र लागू करना आदि शामिल है। अब ये जो हमारी पूरा प्रबंधन आ गया, यानी कैसे करना है, तो उसके अंदर जो दलदली भूमि है उसका संरक्षण करना है, उनका बचाव करना है, गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेस की स्थापना करना इसके अंदर शामिल है, और गंगा तटों पर नदी विनियामक क्षेत्र को लागू करना, ये सब इस परियोजना के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है दिल्ली वायु प्रदूषण और जनता पर इसका प्रभाव। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम सबको पता है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह होती जा रही है कि प्रदूषण का प्रभाव सेहत पर सिगरेट पीने के प्रभाव के बराबर है। तो अब हमारे दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया कि जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो उन लोगों के फेफड़े भी बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे सिगरेट पीने वाले लोगों के होते हैं। तो हम लोगों में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाय मैं तो सिगरेट नहीं पीता, तो नहीं, आप भी सिगरेट पीते हैं क्योंकि आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट है दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ एक दिन सांस लेना 15-20 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। हमारे दिल्ली में इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया है कि अगर आप यहाँ एक दिन सांस लेते हैं, एक दिन यहाँ पे रहते हैं, तो उसका मतलब है आपने दिन में 15 से 20 सिगरेट पी ली है। नेक्स्ट है भारत में हर 8 मौत में से 1 मौत के पीछे वायु प्रदूषण है। यानी अगर आप हमारे इंडिया में 8 लोग मर रहे हैं तो उनमें से एक बंदा वायु प्रदूषण की वजह से मर रहा है। भले ही 7 कैश भी मरे, लेकिन एक वायु प्रदूषण की वजह से मर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ताओं के मुताबिक बीमारियों को बढ़ावा देने में वायु प्रदूषण की अहम भूमिका है। यानी हमारे दिल्ली में आज के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को बोलते हैं ना सांस हो गया, यानी किसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांसें फूलती है, तो ये जितनी भी बीमारियां हो रही हैं ये सब वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। और भी बहुत सारी बीमारियां जो वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। वायु प्रदूषण में COPD, दिल का दौरा पड़ना, मधुमेह जैसे रोगों के होने की संभावना होती है। तो देखो वायु प्रदूषण से COPD, क्या बोलेंगे, COPD, दिल का दौरा पड़ना, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, इन जैसे रोगों की संभावना होती है कि ये आपको हो सकता है वायु प्रदूषण की वजह से। और प्रदूषण का ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है क्योंकि बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और वो इतने ज़्यादा पोल्यूशन को हैंडल नहीं कर पाते। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में विश्व में जानी जाती है। यानी हमारी दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी दिल्ली फेमस है वायु प्रदूषण की वजह से। हम कहीं फेमस हो ना हो, वर्ल्ड में इस वजह से तो ज़रूर फेमस है, खुशी मनाओ। नेक्स्ट है हमारा भारत में 2017 में 12 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हुई। यानी हमारी इंडिया में 2017 में 12 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मरे थे। नेक्स्ट है ICMR ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव का आंकलन महत्वपूर्ण है। यानी ICMR ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बोला कि हमें ये डाटा जो है इकट्ठा करना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में वायु प्रदूषण से लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, ताकि जितना भी मतलब उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो हम लोग उठा सकें। तो इसकी मदद से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इससे क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि किस राज्य में वायु प्रदूषण से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो इसकी वजह से फिर हम बीमारियों की रोकथाम में अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं। देखो मैंने यहाँ पे सब ऐसी कोमा करके डाल दिए, लेकिन मैं आपको फिर बता देती हूँ। आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखने में आता है तो आप हर एक पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट है फर्स्ट हमारा यातायात के साधन, यानी कि जो भी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी यहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मिल ही जाता है। बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, यानी हर किसी के पास अपने अपने वाहन है। तो हर कोई अपने वाहन से जाना प्रीफर करता है क्योंकि हर किसी को ट्रैफिक से बचना है। और तो इससे क्या होता है, पेट्रोल की ज़्यादा खपत होती है और पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है तो प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। निर्माण कार्य यानी कि घर के बनना, बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब सड़कें बनना, तो इनमें भी प्रदूषण निकलता है। उद्योग और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले धुएँ, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती है, थर्मल पावर प्लांट होता है ऐसी जगह जहाँ पर हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। यानी हीट प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है।
तो वहाँ से निकलने वाला धुआं, घरों में ठोस ऊर्जा का इस्तेमाल, कूड़े और कृषि कचरे को जलाना, डीजल जनरेटर, सड़क की धूल, तो ये सब मेन कारण हो गए वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो देखो, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा हो जाना प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। यानी ये पानी में इकट्ठा हो गई, जमीन में इकट्ठा हो गई प्लास्टिक जैसी चीजें, तो इसे क्या बोल दिया? प्लास्टिक प्रदूषण। इससे वन्य यानी कि वन जीवन, जंतुओं, मानवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, किसी भी प्रदूषण का असर जानवरों पर भी पड़ता है, जंगलों पर भी पड़ता है, हम इंसानों पर भी पड़ता है। हर तरीके से कोई भी प्रदूषण हमें इफेक्ट करता है। भारत हर साल लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। हमारे भारत में हर साल लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक जो है उसे कचरे के तौर पर निकाला जाता है, फेंका जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण का बुरा प्रभाव भूमि, जलीय जीवों और पर्यावरण पर भी पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण से भूमि की उर्वरता क्षमता यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसका प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर भी देखने को मिलता है। प्लास्टिक मानव में कैंसर तथा महिलाओं के हृदय को भी प्रभावित करता है। देखो, मैं ये बताती हूँ समुद्री पारितंत्र को कैसे इफेक्ट करता है। देखो, ये मेरा पूरा समुद्र है, ठीक है, नीचे तक पूरा समुद्र है। इसके अंदर यहाँ पे मछलियाँ मेरी, ठीक है ना, ये मछलियाँ, यहाँ पे पेड़ पौधे। अब देखो, अगर मैं देखो पेड़ पौधे का मतलब समुद्र के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं। ये मत सोचना कि हमारी दीदी को क्या होगा, दीदी पागल हो गई क्या। तो इसके अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कोई कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, हम प्लास्टिक फेंकते हैं, क्या होता है? ये मछलियाँ अगर उस प्लास्टिक को खा लेंगी तो क्या होएगा? ये मछलियाँ मर जाएंगी। तो वहाँ पे जो पूरा जीवन चक्र चल रहा होगा, यानी कि बड़ी मछली इसे खाएगी, ये छोटी मछली खाएगी, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये नीचे जाके जब प्लास्टिक वगैरह जो है, अगर ये नीचे जाके जम भी गई तो इससे ये जो जितने भी यहाँ पे ये पेड़ पौधे वगैरह जो भी घास वगैरह होती है, इन सब पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, पूरा जो समुद्री पारितंत्र होता है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, फोस्फीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्सीजन आदि निकलते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, फोस्फीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं जो हमारे वायु प्रदूषण के लिए कारण है। और मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। अगर कहीं प्लास्टिक जल रहा है तो आप कृपया करके वहाँ ना बैठिए, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा एक ये आपको पार्टिकल दिख रहा है, ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे आपको ऑक्सीजन की कमी होती है और आपकी मौत दम घुटने की वजह से हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारा ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा कारण है और सरकार ने प्लास्टिक के कूड़े के प्रबंधन के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 मार्च 2016 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया। तो पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय ने कब किया? 18 मार्च 2016 को। कौन सा प्रबंधन जारी किया? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी किया। इसके अंदर हमने प्लास्टिक के कचरे को कैसे उसको प्रबंध किया जाए, उसका यानी कैसे उसको खत्म किया जाए या फिर कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये सब आएगा। इस नियम के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और सतत विकास सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया गया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात की गई। तो अब ये जो नियम है इसके अंदर मतलब प्लास्टिक को नष्ट करने की जितनी भी प्रक्रियाएं थी उनको सरल बना दिया गया और सतत विकास सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम किया गया। यानी कि कोई भी चीज़ है तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलनी चाहिए, तो ऐसे सिद्धांतों पर काम किया गया और मेक इन इंडिया जैसे एक अच्छे थॉट को बढ़ावा देने की बात की गई। इस अधिनियम के प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 का स्थान दिया गया। अब ये जो अधिनियम था इसको प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 का जो है जगह दे दी गई। ये देखो, ये 2016 में आया था और ये 2011 की जो एक नियम बनाया गया था 2011 में, इस वाले को उसकी जगह दे दी गई। यानी कि वो वाला हटा दिया 2011 वाला, अब ये 2016 वाला जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने लोगों को तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि हम अपने सोसाइटी को मतलब अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वगैरह बहुत कुछ चलाया, लेकिन फिर भी हमारी नदियाँ वगैरह फिर भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, सिर्फ हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से बातें नहीं मानते हैं। हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 से लेकर अब तक दुनिया में 8.3 से 9 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। यानी 1950 से लेकर अब तक दुनिया में 8.3 से 9 अरब मैट्रिक टन प्लास्टिक जो है उतना उत्पादन हो चुका है। अगर इस कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो 4 माउंट एवरेस्ट बनाए जा सकते हैं। सोच लो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। अधिनियम की कुछ मुख्य बातें जो हैं वो मैं बता देती हूँ।
प्लास्टिक कैरी बैग की न्यून मोटाई जो है वो 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है। यानी कि जो पहले हमारे कैरी बैग्स होते हैं, जो हम प्लास्टिक की पन्नियाँ थैलियाँ लेते हैं, इनकी मोटाई पहले 50 माइक्रोन थी, तो 40 माइक्रोन थी, जो अब हटाकर 50 माइक्रोन कर दी गई, ताकि इन्हें डिकम्पोज करना ईजी हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की अपील की। यूएन जनरल असेंबली ने प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया। इसमें 2022 तक भारत से ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना भी शामिल है। यानी ये जो पूरा हमारा अधिनियम है, इसके अंदर 2022 तक भारत से ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना भी शामिल है, और इसमें समुद्री प्रदूषण को कम करने और उसे रोकने की बात कही गई है। इस बार 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई, और भारत ने ही मेज़बानी की थी, यानी भारत ने ही उसको रिप्रेजेंट किया था। ये जो पूरा पर्यावरण दिवस था, जिसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो भी मैंने आपको पहले ऊपर टॉपिक पढ़ाया उसको आप और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो। आप अगर आपको और पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड करने हैं, आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। मैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी। ये तो ऐसा टॉपिक है जिससे हर बच्चा बहुत पहले से ही वाकिफ़ है कि ये टॉपिक है क्या। हमने बहुत छोटे छोटे थे जब हमने अपनी सोशल साइंस की बुक के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था। तो भोपाल गैस त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के बाद सुबह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, से हज़ारों लोगों की जानें गई। क्या हुआ था आप लोगों को पता है ना, आधी रात को वो जो पूरी जगह थी, जो पूरा प्लांट था, वो वहाँ से गैस निकलने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। इस घटना के दौरान लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। मिट्टी और भौमजल यानी कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया। इस गैस ने गर्भवती महिलाओं, वृद्धों एवं नवजात आदि को भी बुरी तरह प्रभावित किया। यानी कि वो जो गैस का रिसाव हुआ था वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस थी, जिसने गर्भवती महिलाओं, बूढ़े लोगों एवं नवजात आदि को भी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस गैस त्रासदी के कारण लगभग हज़ारों की संख्या में लोग स्थायी तौर पर विकलांग हो गए। यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, बीमारियां हो गई, वो विकलांग हो गए। और इसके बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें से कई जो है विकलांग पैदा हुए, तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में हैं। और ये जो सिलसिला है ये आज भी जारी है, और बच्चे यहाँ कई असामान्यताओं के साथ पैदा हो रहे हैं। यानी बच्चों में आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, ऐसी कमियाँ हो रही हैं जिनके साथ वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ आगे पूरी लाइफ लॉन्ग उन बीमारियों के साथ रहने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं जी पा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर आया होगा, समझ में आ गया होगा। देखो ये जो पूरा भोपाल गैस त्रासदी का टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।